हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस बात पर डिस्कस करने वाले हैं उसका संबंध कार्डर एलोकेशन पॉलिसी से है। आपको ध्यान होगा कि 2017 की मुख्य परीक्षा जब शुरू होने वाली थी और जब DAF यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा था, तब एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपसे कहा था, हम हॉबीज़ की बात कर रहे थे, उस समय सर्विस प्रेफरेंस की बात कर रहे थे। हमें एक वीडियो बनाना था कार्डर्स के बारे में, लेकिन इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी चेंज करने के लिए प्रपोजल उस समय दिया था। ड्राफ्ट प्रपोजल उस समय हम सबके पास था, आपने भी देखा ही होगा। इस बीच में भारत सरकार ने नई पॉलिसी फाइनल कर दी है। जो 2017 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट अभी अभी आया है, उस रिजल्ट के साथ ये कहा गया है कि जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है उन्हें अगले 7-8 दिनों के अंदर यानी 16 से 24 के बीच में एक एडेंडम भरना है। और वो एडेंडम इस बात का है कि नई पॉलिसी के तहत उनकी कार्डर प्रेफरेंसेस क्या होंगी। कार्डर प्रेफरेंस को समझना एक बड़ा जटिल मामला है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इसलिए जैसा कि मुझसे कई विद्यार्थियों ने पूछा कि इस नई पॉलिसी के बारे में क्या क्लियर स्टैंड होना चाहिए, तो मुझे लगा ज़्यादा आसान है कि मैं इसके सारे पक्षों पर एक वीडियो बना दूं ताकि आप अपनी समस्या से समाधान कर सकें। तो हम डिटेल में समझेंगे कार्डर को लेकर क्या क्या अब तक की दिक्कतें रही हैं, नई पॉलिसी क्या है, उस पॉलिसी में पॉइंट्स कहाँ पर हैं और उस पॉलिसी के तहत हमें कार्डर्स भरते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए। तो समझते हैं क्या क्या पक्ष इस चीज़ के हैं। तो बेसिक बात है कि जो कार्डर एलोकेशन पॉलिसी है उससे जुड़े हुए क्या क्या इश्यूज एक ऐसे उम्मीदवार को पता होने चाहिए जो IAS या IPS बनने की इच्छा रखता है या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अगर वो जाना चाहे तो उसमें जाने की इच्छा रखता है। मैं समझता हूं कि सबसे पहले हमें संक्षेप में समझना चाहिए कि ये कार्डर्स की व्यवस्था है क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है। दूसरा ये कि अगर कार्डर्स हैं तो उस पर डिबेट्स क्यों हैं इतनी सारी, बार बार क्यों चेंज करना पड़ता है भारत सरकार को, उसकी पॉलिसी क्यों बदलनी पड़ती है। थोड़ा सा इसका इतिहास हम समझेंगे कि क्या क्या चेंजेस कब कब किए गए। तो हिस्ट्री इन ब्रीफ, सिर्फ 2-3 पॉइंट्स में कि कार्डर को लेकर भारत सरकार ने कब कब चेंजेस किए और क्यों किए, उसके पीछे क्या तर्क उनका क्या था। इन 3 पॉइंट्स के बाद तुरंत हम ये समझेंगे कि 2017 की जो पॉलिसी आई है उस पॉलिसी में क्या क्या खास बातें हैं, और उस पॉलिसी को समझते हुए जो बेसिक बातें हैं वो ये है कि जो हम फॉर्म भरेंगे, जो फिलिंग अप का प्रोसेस है, उसमें क्या क्या खास बातें हैं, और उसके बाद जब कार्डर्स का एलोकेशन होगा उसमें भारत सरकार किन रूल्स के तहत सिस्टम आगे बनाएगी। ये सारा समझ लेने के बाद एक पॉइंट अंतिम ये बन सकता है कि मैं आपको ये सलाह दूं, अगर आप लेना चाहें, कि इस नई पॉलिसी के तहत आपको कार्डर भरते हुए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, सजेशंस क्या हो सकते हैं। यानी आप कितने कार्डर भरें, कितने ना भरें, कितने जोन भरें, कितने ना भरें, ये सारी की सारी बातें हम थोड़ा संक्षेप में समझ सकते हैं। तो चलिए बहुत तेज़ी से सारी बातों को समझना शुरू करते हैं। जो लोग इस साल या बहुत जल्दी इंटरव्यू दे रहे हैं, जिनको फॉर्म भरना है, एडेंडम भरना है, उनके लिए तो ये मस्ट है ही। जो नए उम्मीदवार भी हैं, जिनको अभी तैयारी करते हुए बहुत समय नहीं हुआ, उनके मन में भी जिज्ञासा बार बार रहती है कि कार्डर्स कैसे मिलते हैं, होम कार्डर कैसे मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि वो भी इस वीडियो को देख लेंगे तो उन्हें एक क्लैरिटी आ जाएगी, डाउट्स खत्म हो जाएंगे, और फिर कोई डाउट हो तो हम अलग से बात करके उसे सुलझा सकते हैं। कार्डर्स क्यों मिलते हैं, सबसे पहली बात ये, आपको पता है कि UPSC के थ्रू जो सर्विसेज भरी जाती है उनमें से कुछ तो होती हैं सेंट्रल सर्विसेज और कुछ होती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, PCS एग्ज़ाम की बात करें, तो उसके थ्रू जो सर्विसेज भरी जाती हैं वो स्टेट सर्विसेज होती हैं। तो भारत में 3 तरह की सर्विसेज हैं, सेंट्रल, ऑल इंडिया सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज। जो स्टेट सर्विस का व्यक्ति है उसको कार्डर से मतलब नहीं है, क्योंकि उसको ज़िंदगी भर अपने ही राज्य में रहना है, जिस राज्य की सरकार ने उसको नौकरी दी वहीं वो काम करता है, तो यहाँ कार्डर से कोई मतलब है नहीं। सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें लगभग 24 से 26 सर्विसेज होती हैं, उनमें से केवल 2 को छोड़ दें, अगर IAS IPS को छोड़ दें, बाकी सब जो 24 सर्विसेज बची हैं वो सारी सेंट्रल सर्विसेज हैं। ध्यान रखना है, इंडियन फॉरेन सर्विस, विदेश सेवा भी एक सेंट्रल सर्विस है।
हाँ, आईएएस आईपीएस के अलावा एक ही ऑल इंडिया सर्विस है जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, वन सेवा है, जिसके लिए अलग से एग्जाम होता है, यूपीएससी लेती है, लेकिन एग्जाम अलग होता है। सेंट्रल सर्विस का बेसिक मतलब ये है कि एक ऐसी सर्विस जिसमें अपॉइंटमेंट भी सेंटर करेगा, ट्रेनिंग भी सेंटर करवाएगा, डेप्यूट भी सेंटर करेगा, सैलरी भी सेंटर देगा, इमीडिएट कंट्रोल भी सेंटर का होगा और फाइनल कंट्रोल भी सेंटर का होगा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी सेंटर देगा। इसको बोलते हैं सेंट्रल सर्विस, जिसमें सब कुछ गवर्न होता है सेंटर की सरकार के माध्यम से ही। तो आईआरएस, आईएफएस, ये सारी सर्विसेज सेंट्रल सर्विसेज हैं, इनमें काडर से कोई मतलब नहीं होता। आप कहीं कहीं काडर कह देते हैं कहने के लिए, जैसे आईएफएस में लोग बातचीत में कह देते हैं कि मुझे ये काडर मिला है, लैटिन अमेरिका की तरफ मैं जा रहा हूँ, पर वो टेक्निकल सेंस में काडर जिसको हम कह रहे हैं आज, उस सेंस में काडर वो नहीं होता है। काडर का संबंध केवल और केवल ऑल इंडिया सर्विसेज के साथ है, जिसमें मैंने आपसे पहले ही कहा और आप जानते ही हैं पहले से कि 3 ही सर्विसेज हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भारतीय वन सेवा। इसमें काडर इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये एक तरह से तरीका है कि सेंटर स्टेट्स के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सके। इन सर्विसेज में जो लोग काम करते हैं वो राज्य की सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर रहते हैं। सेंट्रल सर्विसेज में जब भी कोई व्यक्ति किसी राज्य में काम भी करता है तो वो राज्य सरकार के तहत काम नहीं करता है। जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस से कोई अधिकारी अगर तमिलनाडु में भी काम करेगा तो तमिलनाडु सरकार के अधीन काम नहीं करेगा, वो भारत सरकार के ही अधीन काम करता है। लेकिन जब कोई आईएएस या आईपीएस, मान लीजिए कि वो कर्नाटक आर्डर में चला गया, तो अगर वो आईएएस या आईपीएस है तो वो कर्नाटक सरकार के तहत काम करेगा। इसलिए यहाँ पर सेंटर और स्टेट के रिलेशंस का एक पॉइंट आता है। ऑल इंडिया सर्विस वो सर्विस है जिसमें सिलेक्शन केंद्र करता है, सेंटर करता है, ट्रेनिंग सेंटर देता है। उसकी पोस्टिंग राज्य में भी हो सकती है, कभी कभी केंद्र में भी हो सकती है। राज्य के लिए आमतौर पर एक राज्य उसका फिक्स होता है, जैसे उसका काडर कहते हैं। जब वो अधिकारी राज्य में है तो उसके ऊपर इमीडिएट कंट्रोल यानी कि तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का होता है, लेकिन फाइनल कंट्रोल उसके बाद भी सेंटर का होता है। और उसके बाद की सारी चीज़ें, जैसे जो प्रमोशन है वो राज्य सरकार देती है, लेकिन सेंटर का उसमें ठीक ठाक दखल रहता है। राज्य सरकार उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल नहीं सकती है, उसके लिए वो केवल सेंटर को कह सकती है। सेंटर की सरकार अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करती है। तो ऑल इंडिया सर्विस बेसिकली इसलिए है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों की कार्यपालिका पर अपना ठीक ठाक कंट्रोल रख सके। यहीं से वो दिक्कत पैदा होती है कि हम काडर को लेकर डिबेट्स में क्यों चले जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा होता कि केंद्र सरकार ये कहते कि हम तमिलनाडु में तमिलनाडु के ही आईएएस बनाएंगे, कर्नाटक में कर्नाटक के ही बनाएंगे, हरियाणा में हरियाणा के ही बनाएंगे। इससे दिक्कत यह आती है कि हमारा देश जो 1947 के आसपास नेशनल इंटीग्रेशन के चैलेंज से जूझ रहा था, वो कैसे एक होता। और मान लीजिए किसी राज्य में सारे ऊंचे अधिकारी उस राज्य के ही हैं, पुलिस में भी, प्रशासन में भी, और उस राज्य में अलगाववाद या सेपरेटिज्म बढ़ जाए, तो इस बात का पूरा खतरा है कि पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, पूरी पुलिस मशीनरी उन इंसर्जेंट्स के हाथ में या सेपरेटिस्ट मूवमेंट के हाथ में चली जाए। इसलिए वल्लभ भाई पटेल ने बहुत गहरी बात सोचकर ये कहा था कि आईएएस और आईपीएस के बिना हम देश को नहीं चला पाएंगे। और वहीं से 2 ऐसे पॉइंट्स आ गए जिससे सारी डिबेट्स पैदा होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि डिबेट क्यों है। 2 मिनट में आप समझेंगे और उससे आपको ये कंटेक्स्ट समझ में आएगा कि भारत सरकार क्यों बार बार ऐसे प्रयोग करती है, उसके सामने ऐसी क्या मजबूरी है। देखिए, डिबेट इस वजह से है कि इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तमिलनाडु की सरकार में यदि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात के उच्च प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं, तो ये खतरा खत्म हो जाता है कि तमिलनाडु या कोई भी राज्य, कहने के लिए हम कह सकते हैं कोई भी राज्य, इस बात से कि हम देश से अलग हो जाएं या हम देश की सरकार के खिलाफ हो जाएं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस राज्य की अपनी सरकार की मशीनरी में बहुत बड़ी संख्या में बाकी राज्यों के लोग हैं जिनकी प्राथमिक निष्ठा उस राज्य की जनता या मूवमेंट्स के प्रति या सोसाइटी के प्रति ना होकर के देश के प्रति है, संविधान के प्रति है।
ठीक यही स्थिति कल को मान लीजिए कि नागालैंड में ऐसी स्थिति पैदा हो, तो नागालैंड की ब्यूरोक्रेसी में, हाईएस्ट ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गैर नागालैंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, गुजरात से हैं, तमिलनाडु से हैं, केरल से हैं। उनका वहाँ होना एश्योर करता है कि नागालैंड भारत का हिस्सा रहेगा। ये स्थिति हर राज्य के बारे में लागू हो सकती है। इसलिए भारत सरकार चाहती है कि हर राज्य में ब्यूरोक्रेसी में बाकी राज्यों के लोग ज़्यादा संख्या में हों। लेकिन दिक्कत क्या आती है, भारत सरकार ये भी चाहती है कि सबसे योग्य लोग हमें इन सेवाओं के लिए मिलें। अगर कोई व्यक्ति बहुत योग्य है और मान लीजिए कि वो रहने वाला है तेलंगाना का, उसने पूरी ज़िंदगी तेलंगाना में गुजारी है, वो आईएएस बनना चाहता है या आईपीएस बनना चाहता है, और वो चाहता है कि वो तेलंगाना में ही रहे, और नहीं तो कम से कम उसके आसपास रहे, आंध्र प्रदेश में रहे, कर्नाटक में रहे, और उसने पूरी मेहनत से एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद जब रिजल्ट आया उसका रैंक मान लीजिए पहला रैंक आ गया। तेलंगाना में पूरी ज़िंदगी गुजारी उसने बचपन की और खूब पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया, टॉप किया, और उसके बाद संयोग से काडर उसको मिला मणिपुर या त्रिपुरा, और उसके पीछे कई लोग ऐसे हैं जिनको उसके घर के आसपास का काडर मिल गया जबकि उनका रैंक भी पीछे था। तो दिक्कत यह है कि नेशनल इंटीग्रेशन करते ही जो इंस्पिरेशन लेवल है अच्छे कैंडिडेट्स का वो कम हो जाता है। हमें यह भी देखना है कि अच्छे लोग इस परीक्षा को दें, अच्छे लोग सेवा में जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि उनको अपने राज्य या अपने राज्य के आसपास रहने का मौका मिले, और ये भी ज़रूरी है कि नेशनल इंटीग्रेशन हो, जिसके लिए ज़रूरी है कि किसी राज्य में उसी राज्य के या आसपास के राज्यों के कम लोग प्रशासन में रहें। इसी कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से कभी सरकार इस पर ज़्यादा बल देती है, कभी इस पर ज़्यादा बल देती है, और इसी ऊहापोह में नई नई कैडर पॉलिसीज़ हमारे सामने आती रहती हैं। अगर हिस्ट्री की बात हम करें तो आप सिर्फ ये समझ लें कि 1966 में पहली बार ये दिक्कत शुरू हुई। 1966 से 1977 तक, 1966 से 1977 तक भारत सरकार ने जो काडर पॉलिसी रखी अपनी, उसको हम रोस्टर सिस्टम कहते हैं। रोस्टर सिस्टम को सामान्य भाषा में जुआ कह सकते हैं आप। इसका मतलब ये हुआ कि एक रोस्टर बना हुआ है पूरा का पूरा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टेट्स एडजस्ट किए हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के बाद मणिपुर आता है। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति हैं, आपका रैंक 3rd आ गया, और उस साल मध्य प्रदेश में मान लेते हैं कि सीट एक ही थी जो आपसे ऊपर के व्यक्ति को मिल गई। अब आपका रैंक कितना ऊंचा है, लेकिन मध्य प्रदेश हाथ से निकल गया, मध्य प्रदेश के बाद अगली सीट मणिपुर की ही सीट है, तो आपको मणिपुर काडर ही मिलेगा। इसको बोलते हैं रोस्टर सिस्टम। यानी सारे के सारे काडर्स जो हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा रखे हैं। आपका रैंक उठाया, रैंक 1 देखा, उस रोस्टर में सबसे पहला स्टेट कौन सा है, वहाँ पर सीट है तो आपको वो सीट दे दी। उसके बाद सेकंड रैंक उठाया, अगले काडर में सीट है तो वो दे दी, वहाँ सीट नहीं है तो उससे अगले काडर में चले गए। यानी अल्फ़ाबेट्स के माध्यम से ये जुआ चलता रहेगा। इससे क्या होता था कि लोग बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते थे, क्योंकि उनको अपने घर के आसपास रहने का मौका नहीं मिलता था। शायद ये देखते हुए 1978 के एग्ज़ाम से जब मोरारजी की सरकार आई तो उस समय ये चेंज आया। उन्होंने आते ही कई बड़े चेंजेस किए थे, उसमें एक बड़ा चेंज ये भी किया कि उन्होंने काडर पॉलिसी चेंज कर दी। 1978 से 1983 तक ये पॉलिसी चलती रही, और ये पॉलिसी लगभग वही है जो पॉलिसी अब 2017 से शुरू हो रही है, जिसको हम जोनल प्रेफरेंस पॉलिसी कहते हैं। हाँ, ये है कि इसमें सिलेक्टिव पॉलिसी थी, तो आप कह सकते हैं कि सिलेक्टिव जोनल प्रेफरेंस पॉलिसी इसका नाम रखा जा सकता है। इसमें कोशिश की गई कि लोग नेशनल इंटीग्रेशन के हिसाब से दूसरे राज्यों में भी जाएं, लेकिन अपने घर के आसपास भी रह सकें, और दूर भी जाएं तो कम से कम ऐसे राज्यों में जाएं जहां उनको जाना रिलेटिवली ठीक लगता हो। तो इसमें क्या किया कि कुछ जोन बनाए गए, हर एक जोन में 2-2 राज्यों की प्रेफरेंस मांगी गई। अब हर व्यक्ति ने क्या किया, जैसे मान लीजिए एक जोन लिखा, उस जोन में 2 राज्यों का नाम लिखा कि जैसे तमिलनाडु और केरल। फिर वेस्ट के जोन में गया तो महाराष्ट्र गुजरात लिख दिया उसने।
तो एक तरह से 7-8 राज्य उसने बता दिए कि ये मेरी प्रेफरेंस के राज्य हैं। और आमतौर पे होता क्या था कि लगभग सब व्यक्तियों को, केवल लोअर रैंक पे कुछ व्यक्तियों को छोड़ के, सबको अपने जोनल प्रेफरेंसेस में से कोई ना कोई काडर मिल जाता था। और इससे वो लोग खुश थे, उनको अच्छा लगता था कि हमें काडर्स खराब नहीं मिलते हैं, अपनी चॉइस के मिल जाते हैं। लेकिन 1984 में जब इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी, उनको ये फील हुआ कि ये काडर पॉलिसी इंडिविजुअल्स को फेवर करती है किंतु सिस्टम को फेवर नहीं करती है। उन्होंने और उसके बाद राजीव गांधी ने इस पॉलिसी को चेंज करने के लिए प्रयास किया। 1984 एग्ज़ाम, जिसका रिजल्ट 1985 में आया था, उस एग्ज़ाम से फिर से पॉलिसी चेंज हुई और ये पॉलिसी 2007 तक काम करती रही, लगातार काम करती रही। ये क्या था? ये रोस्टर पॉलिसी थी। फिर से रोस्टर पॉलिसी आ गई, पर कहते हैं कि ये रोस्टर पॉलिसी मॉडिफाइड रोस्टर पॉलिसी थी। इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए थे। और चेंजेस क्या किए थे? चेंजेस ये किए गए कि पहली बार कहा गया कि हर राज्य में 1/3 सीटें उस राज्य के व्यक्तियों को मिलेंगी और इस तरह से इनसाइडर आउटसाइडर सीट्स पहली बार बंटनी शुरू हुई, जिसका रेशो रखा गया 1:2। अगर किसी राज्य में मान लेते कि 30 सीटें हैं तो 30 में से 10 मिलेंगे इनसाइडर्स को और 20 मिलेंगे आउटसाइडर्स को। तो इनसाइडर 1, आउटसाइडर 2, ये रेशो रख के रोस्टर सिस्टम फिर से लागू किया गया। होम कार्डर वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ से विशेष रूप से डेवलप होना शुरू हुआ। 2008 में क्यों चेंज हुआ, मुझे इसका इतिहास समझ में नहीं आता है, क्योंकि कोई ऐसी खास वजह नहीं थी। ये ज़रूर है कि 2004, 5, 6 के आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन लोगों ने आईएएस में टॉप किया, पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक, उनमें से कई व्यक्तियों को कार्डर ऐसा मिला जो वो लेने को तैयार नहीं थे। उनमें से 1-2 लोगों ने रिज़ाइन भी किया। 1-2 बहुत अच्छे लोगों ने इस पर लेख भी लिखे अखबारों में, सरकार पर दबाव बनाया कि अब कार्डर के एलोकेशन में पूरा लॉटरी की तरह से, जुए की तरह से काम क्यों करते हैं, ये तो एकदम जुआ है। तो वो जुए वाली स्थिति नहीं रहनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए पहला रैंक किसी व्यक्ति का आया, XYZ का आया, उसका होम स्टेट मान लीजिए पंजाब है, उसने लिखा हुआ है कि मैं होम कार्डर चाहता हूँ। संयोग से उस साल पंजाब कार्डर में जनरल कैटेगरी, मान लेते हैं कि वो जनरल से है, एज्यूम कर लेते हैं, जनरल कैटेगरी में इनसाइडर की सीट थी ही नहीं। जैसे ये हुआ, इसका मतलब अब उसको इनसाइडर सीट नहीं मिलेगी, अब उसको आउटसाइडर सीट ही मिलेगी, यानी किसी और कार्डर में ही उसको जाना पड़ेगा। और जैसे ही होम कार्डर का ऑप्शन खत्म हुआ, रोस्टर शुरू हो गया। रोस्टर में सबसे पहले जो राज्य आया वो मान लेते हैं कि कर्नाटक आ गया। तो पंजाब का व्यक्ति चाहता था कि पंजाब में काम करे, पंजाब ना मिले तो हरियाणा मिल जाए, दिल्ली मिल जाए, हिमाचल मिल जाए, कश्मीर, जम्मू कश्मीर मिल जाए, कम से कम आसपास रहे, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रख सके। और ये ऐसा जुआ था कि पहला रैंक आने के बाद भी भगवान भरोसे था कि आपको कौन सा कार्डर मिलेगा, कुछ भी मिल सकता था। इसलिए लोग बहुत डिमोटिवेटेड फील करते थे। शायद इसलिए 2008 में सरकार ने फिर से पॉलिसी बदली। 2008 के एग्ज़ाम से एक नई पॉलिसी आ गई जो बड़ी खतरनाक साबित हुई आगे चलकर, और जिसकी वजह से इसमें चेंज करने की नौबत फिर से आई। ये प्रेफरेंस सिस्टम था जो पिछले साल तक चल रहा था। आप जब आईएएस का एग्ज़ाम देते होंगे, मुख्य परीक्षा, तो आपको पता होगा कि आप सर्विसेज की प्रेफरेंसेस भरते हैं कि मेरे नंबर 1 पे आईएएस है, आईएएस ना मिला तो मैं आईपीएस लूँगा, आईपीएस नहीं मिला तो आईआरएस लूँगा, आईआरएस नहीं मिला तो मैं फॉरेन सर्विस लूँगा। ये प्रेफरेंसेस हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में प्रेफरेंसेस भरते हैं। प्रेफरेंसेस का मतलब है कि मैं इन सब सर्विसेज को चाहता हूँ, लेकिन इस ऑर्डर में चाहता हूँ, इस क्रम में चाहता हूँ। पहली बार 2008 में क्या किया गया कि कैंडिडेट से कहा गया कि आप अपने स्टेट्स की प्रेफरेंस को भी नंबर से भरिए, आईएएस के लिए अलग, आईपीएस के लिए अलग, और अगर आप आईएफएस का एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए अलग से। यानी जैसे मान लीजिए कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मान लेते हैं, और मुझे भरनी प्रेफरेंस, मैं क्या भरूंगा? नंबर 1 महाराष्ट्र, क्योंकि मेरा होम स्टेट है। नंबर 2 क्या भर दूंगा? गुजरात। नंबर 3 कर्नाटक, अपने आसपास के राज्य भरूंगा। नंबर 4 पर मैं राजस्थान भर दूंगा। नंबर 5 पर मैं छत्तीसगढ़ भर दूंगा, वही पड़ोस में है। नंबर 6 पर मध्य प्रदेश भर दूंगा। 7 पर भर दूंगा कर्नाटक, क्योंकि वो भी टच करता है, या अगर पहले हो गया तो तेलंगाना चला जाऊंगा, आंध्र प्रदेश चला जाऊंगा। और ये तय मान के चलिए कि 90% मामलों में
यही हो रहा था कि सब लोगों को कार्डर्स मिल रहे थे या तो अपने होम स्टेट तो 1/3, और उसके बाद लगभग 60% लोगों को कार्डर मिलता था अपना पड़ोसी राज्य, या अपने प्रेफरेंस में पहले 2-3 राज्यों में जो भी राज्य था उनमें से कोई ना कोई राज्य उनको मिल जाता था। ये बड़ा खतरनाक कदम था। अच्छा किसके लिए था? अच्छा था उम्मीदवारों के लिए। उन सब के मज़े हो गए, उन सबको लगा कि अब हम अपने घर के आसपास हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं जो 2008 से 16 के बीच में IAS या IPS बने। लगभग वो सब, अगर किसी का रैंक बहुत नीचे है तो अलग बात है, लगभग वो सारे के सारे अपने या अपने पड़ोसी स्टेट में काम करते हैं। इससे नुकसान क्या हुआ? 1985 में जब डॉक्यूमेंट छपा, 1984 में जो चेंजेस हुए, इसका डॉक्यूमेंट 85 में आया था, उसमें बताया गया था कि 1978 वाली पॉलिसी इसलिए खराब थी क्योंकि लगभग सब लोग अपने या अपने पड़ोसी राज्य में सेट हो गए, दूर जाना बंद कर दिया, नेशनल इंटीग्रेशन खत्म होने लगा। और जो दूर गए वो सिर्फ वो लोग थे जिनका रैंक बाकी लोगों से काफ़ी नीचे था, क्योंकि उनको अपने आसपास जगह नहीं मिली, इसलिए उनको दूर जाना पड़ा। और कुल मिला के ऑल इंडिया सर्विस का जो कंसेप्ट था नेशनल इंटीग्रेशन वाला, वो कंसेप्ट पूरी तरह से खारिज हो गया। पिछले 8 साल में ये समस्या फिर से आई, क्योंकि प्रेफरेंशियल सिस्टम में तो जोन की तुलना में और ज़्यादा सुविधा थी। इसलिए अब सरकार के सामने संकट ये था कि हमें स्थिति को कैसे सुधारें, और उसने फाइनली एक नई पॉलिसी बनाई जिसको हम 2017 के एग्ज़ाम से शुरू कर रहे हैं। इस पॉलिसी का नाम अभी रखना कुछ ज़रूरी नहीं है, आप जोनल पॉलिसी कहना चाहें तो कह सकते हैं, या जोनल प्रेफरेंस पॉलिसी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली एक जोनल प्रेफरेंस पॉलिसी है। पहले वाली सिलेक्टिव जोनल प्रेफरेंस पॉलिसी थी, ये उससे कुछ अलग है, जोनल प्रेफरेंस पॉलिसी है। एक बेसिक बात हमने यहाँ तक कर ली, कार्डर्स क्यों होते हैं, उसको लेकर झगड़ा क्यों होता है, और अब तक कार्डर को मैनेज करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि 2017 में जो पॉलिसी आई है वो पॉलिसी क्या है, और उस पॉलिसी को लेकर आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 2017 की पॉलिसी में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। हम 2017 की पॉलिसी को 3 पार्ट्स में बांट के समझने का प्रयास करेंगे। पहले पार्ट में सिर्फ ये देखेंगे कि पॉलिसी में है क्या, मतलब इसमें नई बात क्या है। फिर उसका एक हिस्सा ये कि इस पॉलिसी के तहत फॉर्म भरते समय क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या रूल्स हैं। और तीसरी बात देखेंगे कि जब वो एलोकेशन करेंगे कार्डर्स का, तो कार्डर्स के एलोकेशन को लेके जो प्रोसीजर बनाया गया है वो प्रोसीजर क्या है। उसे बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, उन सबको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले बेसिक पॉलिसी हम कह लेते हैं, दूसरा फिलिंग ऑफ द फॉर्म भरने के समय क्या बातें ध्यान रखनी है, और तीसरा जब वो एलोकेशन करेंगे उसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है। 3 एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले की पॉलिसी में क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, भारत में आप जानते हैं कि 29 स्टेट्स हैं इस समय और 7 यूटीज हैं। इसका मतलब कुल 36 ऐसे टेरिटरीज हैं जहां पर प्रशासन होता है। इन 36 के 36 टेरिटरीज में IAS भी चाहिए, IPS भी चाहिए। इसका मतलब है कि IAS या IPS के लिए 36 लोकेशंस फिक्स हैं। इन 36 लोकेशंस का मतलब ये नहीं है कि 36 कार्डर्स हमारे पास हैं। हमारे पास पिछले कुछ सालों की बात करें तो 26 कार्डर्स इस समय काम करते हैं। ये 26 कार्डर्स कौन से हैं? 2 ऐसे कार्डर्स हैं जिनको जॉइंट कार्डर्स कहते हैं, यानी जो एक राज्य से ज्यादा राज्यों पर एक साथ काम करते हैं। और 24 ऐसे कार्डर्स हैं जो सिंगल स्टेट कार्डर्स आप कह सकते हैं, कि वो एक ही राज्य में काम करेंगे, दूसरे राज्य से मतलब नहीं है। हाँ, सेंटर आ सकते हैं डेपुटेशन के लिए, डेपुटेशन पर किसी और राज्य में भी जा सकते हैं, लेकिन जनरली वो अपना पूरा जीवन एक ही राज्य में गुजारते हैं। जो जॉइंट कैडर्स हैं उनमें से पहला है आगमुट,
AGMUT, और दूसरा है असम मेघालय काडर। आगमुट के फुल फॉर्म अगर समझेंगे तो आगमुट में जो अंत में यूटी है, ये तो हैं 7 यूटीज, यानी कि 7 संघ राज्य क्षेत्र या 7 केंद्र शासित प्रदेश सामान्य भाषा में कहते हैं। तो दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली है, ये सब जो हैं, या लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, ये सारे के सारे इस एक काडर में ही आते हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति दिल्ली में काम करता है, ये स्वाभाविक है कि वो लक्षद्वीप में भी काम करेगा, वो अंडमान में भी काम कर सकता है। यूटी के साथ साथ 3 राज्य और हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। ए का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, जी का मतलब है गोवा, और एम, इस एम का मतलब है मिजोरम। तो पहली बात, जो पहला जॉइंट काडर है उसमें 3 राज्य और 7 यूटीज हैं, यानी कि जो कुल हमने भी कहा था कि कुल 36 टेरिटरीज हैं, उन 36 में से 10 टेरिटरीज एक साथ यहाँ पर कवर हो जाती हैं इस एक काडर से। सामान्य भाषा में अगर आप दिल्ली में काम करना चाहते हैं तो आपको इसके साथ साथ 9 अन्य क्षेत्रों पर काम करने को तैयार होना होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब जगह काम करना हो, उसमें कुछ ही स्थानों पर भेजा जाता है एक व्यक्ति को। और दूसरा है असम और मेघालय काडर। मेघालय जब बना था तो मेघालय पहला स्टेट था जो स्टेट विद इन स्टेट के एक खास कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न से बना था। तब से ये समझ थी कि मेघालय को असम के साथ ही रखा जाए। मेघालय असम से ही अलग होकर बना भी था। तो असम मेघालय आज भी एक काडर है। 2014 तक मणिपुर त्रिपुरा भी एक ही काडर था, लेकिन 2014 के अगस्त में एक नोटिफिकेशन के माध्यम से मणिपुर अलग हो गया, त्रिपुरा अलग हो गया। तो आज की जो स्थिति है, एक काडर है आगमुट, एक काडर है असम मेघालय, और बाकी 24 के 24 राज्यों के अलग अलग काडर से, यानी पंजाब काडर है, हरियाणा काडर है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, केरल है, जिस भी राज्य की बात आप करें वो उस काडर में शामिल है। सिक्किम एक काडर है, नागालैंड एक काडर है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, ये सब अलग अलग काडर्स है। पश्चिम बंगाल भी एक काडर है। अब ये जो 26 काडर्स हैं, पिछले साल तक यानी कि 2016 के एग्जाम तक आपको मुख्य परीक्षा के फॉर्म में इन 26 काडर्स की प्रेफरेंस भरनी होती थी, आईएएस की अलग, आईपीएस की अलग। कि अगर मैं आईएएस बना तो नंबर 1 पर मुझे चाहिए मध्य प्रदेश, नंबर 2 पर चाहिए नागालैंड, नंबर 3 पर चाहिए केरल, जो भी आप चाहें। अब सरकार ने क्या कर दिया, जो नई पॉलिसी है उसके तहत जोन्स बना दिए हैं। यानी आपको जोन सिलेक्ट करने हैं बजाय इसके कि आप काडर सिलेक्ट करें पहले। और जोन कितने बनाए हैं इस बार? 5 बना दिए हैं। 5 जोन, उनका कुछ नाम नहीं रखा है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, 4 और 5, यही इनको पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कहा गया है। इनमें 26 के 26 काडर्स को एडजस्ट किया गया है। तो हम समझने का प्रयास करें कि ये सारे के सारे जोन कैसे काम करेंगे, कौन से जोन में क्या है। जो जोन 1 है उसमें 7 टेरिटरीज हैं। जोन 2 में 4 हैं, जोन 3 में भी 4 हैं, जोन 4 में 6 हैं और जोन 5 में 5 हैं। इनको अगर जोड़ेंगे तो ये 26 बन जाएगा पूरा। ये जो 7 है ये नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट है उसको लिया गया है। इसमें आगमुट को रखा गया है। आगमुट के केंद्र में दिल्ली दिमाग में रखते हैं, इसलिए आगमुट को इसी में रख लिया गया है। आगमुट के अलावा आप जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो सारे के सारे स्टेट्स हैं ये सारे के सारे जोन 1 में आ जाते हैं। इसका मतलब इन सबको आप एक खास प्रेफरेंस पे रखेंगे। नंबर 2 में 4 स्टेट्स हैं जिसमें यूपी है, बिहार है, बिहार से अलग हुआ झारखंड, जेएच कह लेते हैं, और उसके अलावा ओडिशा को उन्होंने यूपी, बिहार और झारखंड के साथ मिलाया है। जो जोन नंबर 3 है उसकी शुरुआत गुजरात से होती है, फिर महाराष्ट्र उसमें आ जाता है, उसके बाद एमपी है और उसके बाद छत्तीसगढ़ है। ये 4 राज्य मिला के जोन 3 बनता है। जोन 4 जो है उसमें शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल से,
और पश्चिम बंगाल के बाद नॉर्थ ईस्ट का लगभग सारा इलाका, बस ध्यान रखिएगा कि आगमुट में अरुणाचल प्रदेश आ चुका है और ये जो एम है इससे मिजोरम आ चुका है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को छोड़कर बाकी सारे राज्य जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वो इसमें आते हैं। इसमें एक असम मेघालय है, ध्यान रखना कि असम मेघालय एक कैडर है तो इसको 2 काउंट नहीं करेंगे। और असम मेघालय के बाद आप एक एक करके मणिपुर को लें, त्रिपुरा को लें, नागालैंड को लें और एक बचा सिक्किम, ये कैडर्स हैं। तो वेस्ट बंगाल, असम मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। और जो अंतिम बचा उसमें सदर्न पार्ट जो भारत का है उसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद केरल। जो नया है वो ये कि 26 कैडर्स, जो पहले भी 26 कैडर्स थे, उन 26 कैडर्स को 5 स्टेट में, जोन्स में 5 भागों में बांटकर पेश किया गया है। अब देखिए पेच कहाँ आता है। पेच ये है कि जब आप प्रेफरेंसेस को भरेंगे तो उसमें आपको किन किन रूल्स का ध्यान रखना है। प्रेफरेंसेस को भरते समय 3-4 रूल्स हैं, उनमें से कुछ रूल्स बड़े अच्छे हैं, बहुत शानदार रूल्स भी हैं। स्पेशली इस नई पॉलिसी में जिनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वो लोग हैं जो फिजिकली स्पेशल लोग हैं या फिजिकली चैलेंज लोग हैं। उनको सुविधा देने के लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। अभी हम समझते हैं कि वो क्या स्टेप है। इसको भरते हुए ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको भरना है जोन 1 से लेकर जोन 5 तक की प्रेफरेंसेस। आपको स्टेट भरना ही नहीं है, पहले आपको पहले ये बताना है कि आप इन जोन्स को किस क्रम में पसंद करते हैं। तो आपकी जो ही प्रेफरेंस है आप बता सकते हैं। जैसे मेरे ख्याल से अगर कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति है तो वो जोन 2 को नंबर 1 पे रखेगा। उसके बाद मेरे ख्याल से स्वाभाविक तौर पर वो इस जोन को पसंद करना चाहेगा, इसको 2 कर देगा। 3 पे शायद इसी को रखेगा, 4 पे शायद तमिलनाडु और इनको रखे, 5 पे शायद पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट को रखे। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल से है या नागालैंड से है तो स्वाभाविक है कि इसको 4 को वो नंबर 1 पे रखेगा। उसके बाद उसके आसपास उसको यूपी बिहार समझ में आएगा क्योंकि उड़ीसा इसमें है, झारखंड इसमें है, ये नंबर 2 पे आ जाएगा। नंबर 3 पर शायद वो आगमुट को रखना चाहे तो इसको कर देगा, और फिर शायद 4 पर इसको रखे और 5 पर दक्षिण भारत को रखे। और केरल का व्यक्ति क्या रखेगा कहने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी पहली प्रेफरेंस स्वाभाविक तौर पर ये होनी चाहिए। उसके बाद वो चाहेगा कि महाराष्ट्र फिर भी देश के बीच में पड़ता है तो नंबर 2 पे इसको रख लेगा। उसके बाद फिर वो शायद चाहे कि नंबर 3 पर आगमुट को रख ले, नंबर 4 पर उत्तर प्रदेश वाला और 5 पर नॉर्थ ईस्ट वाला रखे। तो हर क्षेत्र के व्यक्ति को प्रेफरेंसेस तय करनी है कि मैं कौन से जोन को किस क्रम में पसंद करता हूं। जब आप 5 जोन भर देंगे या जितने जोन भरना चाहते हैं उतने भर देंगे, ध्यान रखना है कि 5 जोन भरना जरूरी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं तो 2 ही जोन पसंद करता हूं, 2 ही जोन भर दीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप अगर 2 ही जोन भरते हैं और यदि उन 2 जोन में आपको नहीं मिल पाया कैडर, तो इसके बाद सरकार की निगाह में आपके लिए बाकी तीनों जोन बराबर हैं। और जिन लोगों ने जोनल प्रेफरेंसेस भरी हैं उन सबके कैडर बंटने के बाद अंत में जो बचेगा वो आपको मिलेगा। इसलिए जोन नहीं भरने के फायदे हैं। क्या फायदे बताऊंगा आपको, नुकसान भी हैं। जब आपने जोन भर दिए, 5 जितने जोन भरने थे, फिर उस जोन के अंदर आपको स्टेट की प्रेफरेंस भरनी है। लेकिन कैसे भरनी है? सबसे पहले आपको भरनी है प्रेफरेंस 1 इन जोन 1। आपने जो सबसे ऊपर जोन रखा जोन 1, उसमें वो जो कंप्यूटर पे आप भरेंगे वो आपसे पूछेगा कि आपका जोन 1 ये है भाई, अब आप बताइए इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस पे कौन सा कैडर है। सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने उसमें किसी एक कैडर को चुन लिया तो आपकी प्रेफरेंस 1 हो गई, यानी एक स्टेट आपने चुन लिया उसमें से। इसके बाद वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि इस जोन में सेकंड प्रेफरेंस क्या है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा प्रेफरेंस 1 इन जोन 2 क्या है। खटाक से जोन 2 खुल जाएगा कि इस जोन में सबसे ऊपर आपका क्या प्रेफर्ड स्टेट है। फिर वो जोन 3 में पूछेगा, फिर जोन 4 में, फिर जोन 5 में पूछेगा। यानी आप पहली प्रेफरेंस 5 जोन में बता देंगे। उसके बाद अगले स्टेप पर आएगा प्रेफरेंस नंबर 2 इन जोन नंबर 1, और जोन 1 से करते करते जोन 5 तक ले जाएगा।
फिर प्रेफरेंस 3 पे आएगा, फिर 4 पे आएगा, फिर 5 पे आएगा, 6 पे आएगा, 7, क्योंकि मैक्सिमम 7 स्टेट्स एक में आ रहे हैं तो 7 तक ये चलेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने एक जोन को प्रेफरेंस में रखा, किंतु उस जोन में किसी स्टेट को प्रेफरेंस में रखने से मना कर दिया। आप ये भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के व्यक्ति ने जोन 2 को अपनी प्रेफरेंस में नंबर 1 पर रखा और उसने कहा कि मेरी सबसे अच्छी तो प्रेफरेंस से मैं उत्तर प्रदेश में ही जाऊं, होम स्टेट है मेरा। वहां ना जाऊं तो फिर मैं बिहार में चला जाऊं, नंबर 2 पे रखा। बिहार नहीं तो मैं झारखंड में चला जाऊं, क्योंकि झारखंड में भी कम से कम भाषा में काम चल जाएगा। और किसी पर्सनल रीजन से वो चाहता है कि ओडिशा न जाए जीवन में कभी भी, वो ऐसा कर सकता है कि ओडिशा को भरने से मना कर दे, वो 3 ही प्रेफरेंसेस भरे, ये कर सकता है। लेकिन उस केस का मतलब है कि 4 प्रेफरेंसेस को खाली छोड़नी पड़ेगी। अगर खाली नहीं छोड़ते हैं तो इस क्रम में हम सारी की सारी प्रेफरेंसेस भरते हुए चलेंगे। अब इस पूरे सिस्टम में कुछ और बातें ध्यान रखने की हैं। एक सवाल है कि आप अपने होम कार्डर के बारे में क्या कर सकते हैं, उसको भरने के बारे में क्या स्थिति, क्या ऑप्शन बनेगा आपके सामने। देखिए, होम कार्डर भरने का एक नियम है इस नए पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, वो ये है कि अगर आप होम स्टेट चाहते हैं तो एक ही कंडीशन है, वो जोन 1 प्रेफरेंस 1 के रूप में होना चाहिए। यानी जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का निवास जो है वो महाराष्ट्र में है, कोल्हापुर का रहने वाला है। अब जब उससे पूछेंगे आपका जोन 1 क्या है, अगर वो होम स्टेट को चाहता है कि उसको मिले होम स्टेट, उसे फर्स्ट जोन में ये जोन ही भरना पड़ेगा और इस जोन के अंदर पहली प्रेफरेंस के तौर पर महाराष्ट्र को ही भरना पड़ेगा। यदि उसने महाराष्ट्र को वहां नहीं भरा, जोन 1 प्रेफरेंस 1 में नहीं भरा, तो फिर वो कहीं भी भर ले, किसी भी हालत में उसको उसका होम स्टेट नहीं मिलेगा। अगर नॉर्मल प्रोसेस से मिल रहा होगा तो भी नहीं मिलेगा, उसका सिस्टम भी क्या है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक सी बात है, होम स्टेट अगर आपको चाहिए तो आपको जोन 1 प्रेफरेंस 1 के रूप में उसको भरना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अंतिम बात, जो फिजिकली चैलेंज्ड या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स जो सरकारी भाषा में कहा जाता है, उनके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है जो बहुत शानदार व्यवस्था है। वो व्यवस्था ये है कि ये अपने पहले जोन में, ध्यान रखिएगा, सिर्फ जोन 1, जोन 1 का मतलब उन जोन से मतलब नहीं है, प्रेफरेंस का फर्स्ट जोन। जैसे यहाँ जोन का नंबर बेशक 5 हो, बेशक 4 हो, बेशक 3 हो, कुछ भी हो, मेरी प्रेफरेंस में, मेरी वरीयता में अगर नंबर 1 पर ये वाला जोन है तो इसको हम कह रहे हैं यहाँ पर जोन 1। जोन 1 में ये व्यक्ति प्रेफरेंस 1 के रूप में तो भरेगा अपना होम स्टेट, अगर चाहे तो, ना चाहे तो ना भरे, उसकी चॉइस की बात है। जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनके लिए एक विशेष प्रेफरेंस दी गई है कि वो जोन 1 में एक एडिशनल प्रेफरेंस भरेंगे। एडिशनल प्रेफरेंस का मतलब है कि वो नंबर 2 पर जिस स्टेट को रखेंगे, प्रेफरेंस 2, कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि आपकी एडिशनल प्रेफरेंस कोई है या नहीं। अगर आप कहते हैं हाँ है, तो उसी जोन में किसी और स्टेट का नाम वो आपसे पूछेगा कौन सी एडिशनल प्रेफरेंस है। हम उसी केस को मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने महाराष्ट्र को नंबर 1 पर रखा। मान लेते हैं कि वो व्यक्ति शारीरिक रूप से दिव्यांग है या फिजिकली चैलेंज है। उसको लगता है कि महाराष्ट्र में नहीं रह पाया तो मैं उसके आसपास चाहूँगा, गुजरात ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पर उसका घर है मान लेते हैं। उसने एडिशनल प्रेफरेंस भर दी गुजरात। और मज़े की बात इस पॉलिसी में क्या है, वो ये है कि फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति को यदि किसी वजह से जोन 1 की प्रेफरेंस 1 यानी होम स्टेट नहीं मिल पाया तो उसे एडिशनल प्रेफरेंस देनी ही होगी। ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जो फिजिकली चैलेंज्ड है उसके लिए किसी दूरस्थ राज्य में मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो नियम है कि उसे सेकंड प्रेफरेंस, जो उसकी एडिशनल प्रेफरेंस, वो देनी ही होगी। यहाँ तक कि अगर उस राज्य में उस साल कोई सीट नहीं है उस सर्विस में, तो सीट क्रिएट करनी पड़ेगी, वैकेंसी क्रिएट करके वहाँ पर उसकी पोस्टिंग देंगे और अगले साल के एग्ज़ाम में बाकी जिस राज्य में एक ऑफिसर कम जाएगा उस राज्य में एक एक्स्ट्रा वैकेंसी लेके आ जाएंगे। लेकिन जो फिजिकली चैलेंज व्यक्ति है उसको तो वो वैकेंसी देनी ही होगी, चाहे क्रिएट करके देनी पड़े। अंतिम बात इसमें यह है कि मान लीजिए आपने पूरा फॉर्म नहीं भरा,
इसको हम कहते हैं अनफिल्ड लिस्ट। अनफिल्ड के दो तीन मतलब हैं। एक मतलब ये कि आप कह सकते हैं कि मैं भरूंगा ही नहीं, मेरे लिए पूरा देश बराबर है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, सिलेक्टिवली भरते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर भरे 3 जोन की प्रेफरेंस भरे, बाकी 2 की ना भरे, उन 3 जोन में भी सारे राज्य ना भरे। जैसे पहले 7 में से 4 को भर दिया, 3 को नहीं भरा। अगले वाले में 4 में से 2 भरे और फिर 6 में से 3 भर दिए, बाकी छोड़ दिए। तो अनफिल्ड या सिलेक्टिवली फिल्ड जो फॉर्म होता है, उसके बारे में सिंपल सा नियम है कि जितनी प्रेफरेंसेस भरी हैं, यदि उनमें कुछ मिल गया तो ठीक है, यदि उनमें नहीं मिल पाया तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि बाकी सारी जो कैडर प्रेफरेंसेस हो सकती हैं वो इस व्यक्ति की इक्वल हैं। और बाकी सभी व्यक्तियों की इच्छाएं पूरी करने के बाद, जैसा उन्होंने भरा था फॉर्म में, जो बचे हुए कैडर्स होंगे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहेंगे, और जिन लोगों ने नहीं भरा था उनके रैंक रहेंगे एक ऑर्डर में। रैंक वाइज अल्फ़ाबेटिकल तरीके से उनको वो कैडर्स मिलते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 20 लोग हैं जो आईएएस बने हैं, पर उन्होंने पूरी लिस्ट भरी नहीं थी, और 20 राज्य बचे हुए हैं। यानी 20 राज्य का मतलब किसी राज्य में 2 वैकेंसी, किसी में 1 वैकेंसी, 20 सीटें बची हुई हैं। अब मान लीजिए कि उन 20 व्यक्तियों में मेरा पहला रैंक है, जिन्होंने पूरी प्रेफरेंस नहीं भरी है, उन 20 में। अब उन 20 में अगर मेरा पहला रैंक है तो बचे हुए कार्डर्स में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे सबसे ऊपर कौन सा कार्डर बचा हुआ है। जैसे हम कह सकते हैं कि सबसे ऊपर जो बचा हुआ है वो आगमुट कार्डर है, मान लेते हैं, उसमें 1 सीट है, तो फिर मुझे आगमुट मिल जाएगा। मेरा सेकंड रैंक है, आगमुट में 1 ही सीट थी, आगमुट के बाद मान लेते हैं कि असम मेघालय का नंबर आ रहा है, तो नंबर 2 पे जो बचा था व्यक्ति, उसको असम मेघालय मिल जाएगा। ऐसे करते करते अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में स्टेट्स और रैंक वाइज इंडिविजुअल्स आएंगे, उनको कैडर का एलोकेशन किया जाएगा। एक बेसिक सी बात हुई कि जब आप फॉर्म को भरेंगे तो फॉर्म को भरते हुए क्या क्या बेसिक बातें ध्यान रखनी है। पहले जोन भरने सारे के सारे, फिर एक प्रेफरेंस हर जोन में, सेकंड प्रेफरेंस हर जोन में, थर्ड प्रेफरेंस हर जोन में। अगर आप होम कैडर चाहते हैं तो जोन 1 प्रेफरेंस 1 में ही भरना है। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो जोन 1 प्रेफरेंस 1 के बाद आपको एडिशनल प्रेफरेंस भरने का मौका मिलेगा, उसे मत गंवाइएगा। उसको भरते ही आपका कैडर पक्का हो जाएगा कि ये तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और अंतिम बात, यदि आप सुस्ती की वजह से प्रेफरेंसेस भरने से बच रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि उस केस में आपको अंत में वही मिलेगा जो बचेगा। अगर आपकी ये चॉइस है तो अलग बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप गलती से कुछ ऐसा कर बैठे कि बाद में उसके लिए परेशान हो। अब हम जिस हिस्से पर आ रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हिस्सा है, जिसको हम बोलते हैं कि किस तरह से कैडर्स का एलोकेशन होता है। तो एलोकेशन का मतलब, जब रिजल्ट आ जाएगा, सारे उम्मीदवार हमारे सामने हैं, रिजल्ट में हमने लिस्ट बना ली है, किसको कौन सा कैडर देंगे, उसका पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। हाँ, तो आइए अब समझते हैं कि कैडर का एलोकेशन कैसे होगा। एक बार जब आपने अपनी प्रेफरेंसेस भर दी और एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, और रिजल्ट में मान लीजिए कि आप आईएएस या आईपीएस बन गए, तो सवाल है कि आपको फाइनली कौन सा कैडर मिलेगा। जब तक कैडर नहीं मिलता तब तक सारे के सारे कैंडिडेट्स तुक्के लगाते रहते हैं, और मज़े की बात है कि उनमें से अधिकांश तुक्के सही भी साबित होते हैं, क्योंकि उनको सारे सिस्टम उस समय समझ में आता है कि कैसे कैसे कैडर मिलेगा। डीओपीटी में एक स्पेशल सेक्शन है जो कैडर्स को एलोकेट करता है। बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है उनके लिए, रात दिन बेचारे वो उस काम में लगे रहते हैं। तो देखिए, जो कैडर एलोकेशन प्रोसीजर है वो प्रोसीजर 4 लेवल्स पे काम करता है, जिसको सबसे पहले आप कहेंगे इनसाइडर वैकेंसीज भरी जाती हैं। इनसाइडर वैकेंसी को सरल भाषा में आप कह सकते हैं कि होम स्टेट की जो वैकेंसीज हैं पहले वो भरी जाती हैं। एक सिस्टम बना हुआ है पिछले कई सालों से, उसमें कुछ चेंजेस इस बार किए गए हैं, तो एक पूरा सिस्टम साथ साथ समझ लेते हैं। इनसाइडर वैकेंसीज भरने के बाद हमेशा तो नहीं, पर कभी कभी एक सेकंड स्टेप लेना पड़ता है, जिस स्टेप को बोलते हैं एक्सचेंज सिस्टम। ये क्या है अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। उसके बाद हम आते हैं आउटसाइडर्स पे। आउटसाइडर वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, आपको पता ही है कि हर स्टेट की 2/3 वैकेंसीज आउटसाइडर्स की हैं, फिर वो भरते हैं।
और उसके बाद अंत में हमें भरनी होती हैं वो वैकेंसीज जिन लोगों ने सारी प्रेफरेंसेस नहीं भरी हैं, सिलेक्टिव प्रेफरेंसेस भरी हैं। तो सिलेक्टिव प्रेफरेंस भरने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, आप कह सकते हैं सिलेक्टिव प्रेफरेंस वैकेंसीज कह लीजिए समझने के लिए, अंत में उनको देखते हैं। तो अब शुरू करें कि वो प्रोसेस क्या है, ये सारे स्टेप्स कैसे पूरे होते हैं। देखिए जैसे रिजल्ट आया, हम एक स्टेट का एग्जाम्पल लेके बात कर लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं असम मेघालय कैडर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी एक साल में हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि जिस साल एग्जाम होता है उससे पिछले साल में 31 दिसंबर तक उस राज्य की सरकार को डीओपीटी को बताना होता है कि उन्हें कितने आईएएस, कितने आईपीएस और कितने बाकी अधिकारी चाहिए, या आईएफएस मतलब फॉरेस्ट सर्विस के कितने चाहिए। मान लेते हैं कि असम मेघालय में इस बार 15 आईएएस की नियुक्ति होने वाली है। तो 15 लोग, स्वाभाविक सी बात है कि रिजल्ट में ऐसे हैं जो इस राज्य में जाएंगे। अब सवाल है कि इन 15 में से कितने इनसाइडर्स होंगे, होम स्टेट वाले, कितने आउटसाइडर्स होंगे, इसको कैसे तय करें। तो 15 में तो 1/3, 2/3 तय हो पा रहा है। मान लीजिए कि संख्या अगर 16 होती, फिर हम कैसे तय करते। तो दो फैसले करने हैं, एक तो इनसाइडर कितने होंगे, आउटसाइडर कितने होंगे। दूसरा, इनमें से कितनी सीटें होंगी जो अनरिजर्व्ड होंगी, कितनी होंगी जो एसटी की होंगी, कितनी एससी की और कितनी ओबीसी की होंगी, ये भी तय करना है। और इसी बीच में ये भी तय करना है कि क्या इसमें से कोई सीट ऐसी होगी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिजिकली चैलेंज व्यक्ति के लिए होगी। ये 16 सीटें जो हैं इन सब में डिवाइड होनी है। इसके डिवीजन का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले ये पता हो, फिर इनसाइडर पे आते हैं कैसे मिलेगा। इसका जो तरीका होता है उसको बोलते हैं रोस्टर सिस्टम। जब आप सरकार में जाएंगे तो आप पाएंगे कि लगभग हर ऐसे काम के लिए रोस्टर्स बने हुए हैं। रोस्टर क्यों बनाते हैं? जब 16 सीटें हैं, 16 को हम 3 से भाग कर ही नहीं सकते, यानी 1:2 के रेशो में 16 आ ही नहीं पाएगा, 13, 14 नहीं आ पाएगा। ऐसे में क्या करें? ऐसी एससी एसटी का मान लीजिए 16 सीटें हैं। अब 49.5% सीटें मिला के एसटी एससी ओबीसी की होनी चाहिए, वो इसमें नहीं हो सकता है। पर पॉइंट्स में कैसे लेके आएंगे? अब मान लीजिए कि एससी की सीटें 15% अगर मान लें, 15% जो भी नंबर आएगा वो डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं? इसलिए हम एक सिस्टम बनाते हैं, रोस्टर सिस्टम। रोस्टर का मतलब है ओवर द ईयर्स, एक साल में नहीं लेकिन कई सालों में मिलाकर आरक्षण ठीक तरीके से पूरा हो जाना चाहिए। जैसे पहला रोस्टर होता है जो इनसाइडर आउटसाइडर को तय करता है। ये रोस्टर कैसा है? इसका ये फार्मूला है, आउट इन आउट, फिर आउट इन आउट, फिर आउट इन आउट। अब आप देखेंगे कि हर 3 के बाद ये 2 आउट एक साथ आ रहे हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि 2:1 का रेशो यहां पर बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्रम में हम चलते जाएंगे लगातार। जैसे मान लीजिए किसी साल में 4 ही सीटें हैं, हम यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आएंगे। यहाँ क्या हुआ, 3 आउटसाइडर सीट्स हो गई, 1 इनसाइडर हुई। कोई इनसाइडर कह सकता है कि ये तो अन्याय हो गया मेरे साथ। अब कल्पना कीजिए कि अगले साल 1 ही सीट आई, तो वो सीट कौन सी होगी? इनसाइडर होगी, जबकि इनसाइडर सीटें 1/3 होती हैं। रोस्टर इसलिए बनाते हैं कि आरक्षण को एग्जैक्टली हर साल अप्लाई करना संभव नहीं होता है। तो कम से कम ओवर द ईयर्स हर राज्य में, काडर में या किसी भी लेवल पे आरक्षण पूरा फुलफिल हो जाए, इसके लिए रोस्टर सिस्टम बनाया जाता है। तो पहला तो ये सेटअप हुआ। अब सवाल ये है कि मान लीजिए इस साल में हमारे पास ये 4 वैकेंसीज हैं, इन 4 में से कौन सी एससी एसटी ओबीसी जनरल कौन सी सीट किसको मिलेगी? तो एक सेकंड रोस्टर इसका भी होता है, 200 पॉइंट्स का रोस्टर होता है। उस रोस्टर के तहत हम तय करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जनरल की 5 सीटें होनी चाहिए 10 में से, ओबीसी की 3 के आसपास मान लीजिए, एससी की 1.5 मान लीजिए, एसटी की 0.8 मान लीजिए। 20 के लेवल पर जाएंगे तो और आसान होगा, और 100-200 के लेवल पर जाएंगे तो और आसान होगा। तो मान लेते हैं कि जनरल की 5 सीटें हैं, ओबीसी की 3 सीटें हैं, एससी की 1 है, एसटी की 1 सीट है। अगर ये एज्यूम कर लें हम, तो कुछ ऐसा रोस्टर होता है, जनरल, ओबीसी, जनरल, एससी, जनरल, एसटी,
जनरल, ओबीसी, जनरल, ओबीसी, एक रोस्टर है। ये रोस्टर बहुत लंबे पॉइंट्स पे होता है, 200 पॉइंट्स का रोस्टर है, जिससे हम लगभग एश्योर कर लेते हैं कि सीटें उसी व्यक्ति को मिले जिस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अब क्या होगा, मान लीजिए 4 सीट्स हमारे पास आने वाली हैं, तो हम कहेंगे कि इस बार हमारे स्टेट में सीटें हैं, 2 जनरल की हैं, 1 ओबीसी की, 1 एससी की सीट है। अगली बार मान लीजिए 2 ही सीटें हैं, तो हम क्या कहेंगे, 1 जनरल की सीट है, 1 एसटी की सीट है। और इस तरह से एक थर्ड रोस्टर बनता है जो इन दोनों को मर्ज करता है। हर स्टेट का अलग अलग बनता है। अब मान लीजिए किसी स्टेट में 5 वैकेंसीज थी आईएएस की, तो वो स्टेट की सरकार पहले से अपने रोस्टर के हिसाब से बताती है कि हमारी जो 5 वैकेंसीज हैं, इनमें से जैसे मान लीजिए आउटसाइडर, इनसाइडर, आउटसाइडर, आउटसाइडर, और यहाँ मान लीजिए इसको भी आउट मान लीजिए, इसको इन मान लीजिए। अब वो स्टेट की सरकार कहेगी सेंटर से कि हमें 5 लोग चाहिए, जिनमें से 3 आउटसाइडर होंगे, 2 इनसाइडर होंगे। और फिर इनके जो रोस्टर्स हैं, आउटसाइडर वैकेंसीज के रोस्टर में देख के बताएगा कि ये जनरल वाली वैकेंसी है, ये एससी वाली वैकेंसी है, ये ओबीसी वाली है, ये जनरल वाली है, ये एसटी वाली है। और अंत में हर राज्य सरकार के पास एक लिस्ट होती है जिससे पता लगता है कि इस राज्य में जो आईएएस या आईपीएस की वैकेंसीज हैं कौन सी हैं। क्या कहेंगे, आउटसाइडर जनरल, आउटसाइडर एससी, आउटसाइडर ये क्या है, ओबीसी है। तो कहेंगे कि इस बार जो 3 आउटसाइडर वैकेंसीज हैं उनमें से 1 जनरल, 1 एससी, 1 ओबीसी, और जो 2 इनसाइडर वैकेंसीज हैं उनमें से 1 जनरल और 1 एसटी की वैकेंसी है। इस तरह से वैकेंसीज बटी होती हैं। जब ये लिस्ट हमारे पास होती है और जब रिजल्ट आ जाता है, तो हम रिजल्ट में देखते हैं कि हर व्यक्ति का होम स्टेट क्या है। जिन लोगों ने पहली प्रेफरेंस अपना होम स्टेट भरा है, केवल उनकी लिस्ट बना लेते हैं, और उन सब की लिस्ट लेके फिर डिपार्टमेंट बैठता है ये देखने के लिए कि वो एलिजिबल हैं अपने होम स्टेट में आने के लिए या एलिजिबल नहीं है। तो जो पहला सेट है, पहला स्टेप है, वो है इनसाइडर वैकेंसीज या होम स्टेट को भरना। कैसे भरते हैं, जैसे एज्यूम कर लेते हैं कि जिस व्यक्ति का रैंक 1 आया, हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो व्यक्ति रहने वाला है त्रिपुरा का, और उसकी कैटेगरी हम मान लेते हैं कि वो एसटी कैटेगरी से है। ठीक, त्रिपुरा एसटी, और उसने सर्विस में फर्स्ट प्रेफरेंस भरी है आईएएस, तो स्वाभाविक सी बात है कि आईएएस तो उसको मिल ही जाएगा, फर्स्ट रैंक है, आईएएस मिल गया। अब डीओपीटी का ये वाला सेक्शन क्या करेगा, उस व्यक्ति का रिजल्ट हाथ में लेके बैठा है और हर स्टेट का रोस्टर अपने साथ में लेके बैठा हुआ है। वो देखेगा कि त्रिपुरा राज्य में इस बार आईएएस की कितनी वैकेंसीज हैं। मान लेते हैं कि आईएएस की 2 वैकेंसीज हैं। आईएएस की 2 वैकेंसीज में से 1 इनसाइडर वैकेंसी है, 1 आउटसाइडर वैकेंसी है। आउटसाइडर वैकेंसी जो है वो एसटी की है और इनसाइडर वैकेंसी जो है वो जनरल की है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि त्रिपुरा से रैंक 1 वाला व्यक्ति जो एसटी कैटेगरी से था, क्योंकि त्रिपुरा में इस साल इनसाइडर में जनरल की वैकेंसी है, एसटी की वैकेंसी नहीं है, तो प्राइमरीली उसको ये वैकेंसी नहीं मिल सकती है। ये वैकेंसी लेने के लिए उसको जनरल में कन्वर्ट होना होगा। अगर वो जनरल में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे हो सकता है, अगर उसने किसी भी अटेम्प्ट में आज तक यूपीएससी में सिविल सर्विस एग्जाम में कभी भी आरक्षण का फ़ायदा नहीं उठाया, तो उसको जनरल ट्रीट किया जाएगा और तब उसको वो सीट मिल जाएगी। हम एक आसान एग्जांपल लेके समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए टॉप करने वाला व्यक्ति जनरल कैटेगरी से है, पहला रैंक है उसका, और उस साल आउटसाइडर में जनरल की सीट अवेलेबल है और इनसाइडर में एसटी की सीट अवेलेबल है। अब इसका मतलब ये हुआ कि रैंक 1 होने के बावजूद इस व्यक्ति को अपना होम स्टेट नहीं मिलेगा, क्योंकि होम स्टेट में इनसाइडर में जनरल वाली सीट अवेलेबल है ही नहीं। अगर ये एसटी में होता तो उसको सीट मिल जाती। तो सबसे पहले स्टेप पे क्या करते हैं, हम देखते हैं एक एक उम्मीदवार का कि क्या इसको इसका होम स्टेट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। जिसको मिल सकता है उसको हम उसका होम स्टेट दे देते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है जहाँ से हम सेकंड स्टेप की शुरुआत करेंगे, और वो दिक्कत होम स्टेट के अंतर्गत ही आती है
वो दिक्कत क्या है देखिए। जैसे मान लेते हैं कि किसी स्टेट में जो वैकेंसीज हैं इनसाइडर वाली यानी होम स्टेट वाली वैकेंसीज जो हैं, जैसे 5 वैकेंसीज हैं, 3 स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति ये हो सकती है कि जो उम्मीदवारों की संख्या है, कैंडिडेट्स हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, यानी उसी स्टेट के रहने वाले, आईएएस बनने वाले, जिन्होंने अपने स्टेट को, होम स्टेट को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है, वो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। 5 वैकेंसीज हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स का नंबर ज्यादा है, मान लीजिए 8 लोग हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन 8 में से 5 को होम स्टेट मिलेगा, 3 को नहीं मिलेगा। कभी कभी ये भी हो सकता है कि वैकेंसी 5 हो, एलिजिबल कैंडिडेट्स ही 5 ही हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तब इसका सामान्य मतलब ये है कि इन 5 को होम स्टेट मिल जाएगा और 5 ही लोग थे, कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी कभी इसका रिवर्स हो सकता है। रिवर्स ये हो सकता है कि मान लीजिए वैकेंसीज तो हैं 8। कौन सी वैकेंसीज? इनसाइडर वैकेंसीज, यानी होम स्टेट वाली वैकेंसीज तो 8 हैं, पर संयोग से उस राज्य से उस सर्विस में आने वाले लोगों की संख्या उस साल केवल 5 ही है। जैसे कल्पना कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि एक बड़ा राज्य है, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक साल में 12 आईएएस की जरूरत है, और रोस्टर ऐसा बना हुआ है कि रोस्टर की वजह से आउटसाइडर, आउटसाइडर, इनसाइडर, कुछ ऐसा मामला बन गया। बल्कि 12 के लिए तो और आगे बढ़ना होगा। हाँ, 2, 4, 6, 8, 12 आईएएस में से मान लीजिए कि संख्या थोड़ी और बढ़ा लेते हैं, 12 में नहीं हो पाएगा, 18 मान लीजिए। उनमें से 8 ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको इनसाइडर से हमें लाने की जरूरत है। अब अगर 8 वैकेंसीज इनसाइडर की हैं और संयोग से ऐसा हुआ कि उस साल केवल 5 लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से आईएएस बने, या जिन्होंने उत्तर प्रदेश से आईएएस होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश को फर्स्ट प्रेफरेंस से भरा। ऐसा हो सकता है ना कि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से बना हो किंतु होम स्टेट को फर्स्ट प्रेफरेंस ना दे, तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसे 5 लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से ही हैं, आईएएस बने हैं और उत्तर प्रदेश को, अपने होम स्टेट को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है। अब दिक्कत क्या आ रही है? अब दिक्कत ये आ रही है कि हमारे पास 3 सीटें ऐसी हैं जो खाली रह जाएंगी। उन 3 सीटों का हम क्या करें? उन 3 सीटों को भरने के हमारे पास कुछ खास तरीके हैं। उसी तरीके को बोलते हैं एक्सचेंज सिस्टम। तो आइए समझते हैं कि एक्सचेंज सिस्टम क्या है जो सेकेंड लेवल पर काम करता है। एक्सचेंज सिस्टम, एक्सचेंज सिस्टम का जो पहला लेवल है उसका मतलब ये होता है कि हम जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, इनसाइडर वैकेंसीज में आपस में एक्सचेंज करके काम चला लें। जैसे सिंपल एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी की एक सीट है, होम कार्डर की सीट है, लेकिन जनरल कैटेगरी में कोई व्यक्ति है नहीं जिसको हम वो सीट दे सकें, अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? ये सीट एसटी को कन्वर्ट कर देंगे। वो भी नहीं मिलेगा तो एससी को कन्वर्ट कर देंगे, वो भी नहीं मिलेगा तो ओबीसी को कन्वर्ट कर देंगे। बड़ा सिंपल सा नियम है। अगर ओबीसी की सीट है तो फार्मूला क्या होगा? एसटी, एससी और अंत में जनरल या अनरिजर्व्ड। अगर एसटी की सीट है तो एससी को चली जाएगी, नहीं तो ओबीसी को जाएगी, नहीं तो जनरल को जाएगी। और यदि एससी की सीट है तो एसटी को, नहीं तो ओबीसी को, नहीं तो जनरल को। ये फार्मूला भारत सरकार यूज करती है, ध्यान रखिएगा। एसटी वाले में एससी, एससी वाले में एसटी, जबकि बाकी सब में एसटी के बाद एससी फिर ओबीसी आ रहा था। तो थोड़ा सा कोशिश की जाती है कि प्रेफरेंस एससी एसटी को बेनिफिट में मिले। ये सिस्टम भारत सरकार अप्लाई करती है। कैसे करती है समझने का प्रयास कीजिए। जैसे एक वैकेंसी ऐसी है जो जनरल कैटेगरी में होम कार्डर की वैकेंसी है, पर संयोग से उस राज्य में जनरल कैटेगरी से कोई ऐसा व्यक्ति सिलेक्ट नहीं हुआ जिसको वो वैकेंसी चाहिए हो। अब होम कार्डर की वैकेंसी है, उस वैकेंसी को वेस्ट क्यों किया जाना चाहिए? तो सरकार का सिंपल सा नियम है,
जनरल की वैकेंसी को हम एसटी में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन एसटी में कन्वर्ट तब करेंगे जब हमारे पास दो कंडीशंस पूरी होती हों। एक तो एसटी में एक ऐसा कैंडिडेट हमें मिल जाए जो उसी सर्विस में सिलेक्ट हुआ है और जो होम स्टेट में आने के लिए इच्छुक है, उसी राज्य का है, वो होम कार्डर चाहता भी है, एसटी में है, तो उस व्यक्ति के लिए वो क्या करेंगे, उस सीट को जनरल से कन्वर्ट करके कर देंगे एसटी में, और उस व्यक्ति को उस सीट के तहत होम कार्डर में लेके आ जाएंगे। ये उनका सिस्टम है। मान लीजिए एसटी में भी कोई अवेलेबल नहीं है तो एससी में चले जाएंगे, एससी में नहीं है तो ओबीसी में चले जाएंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि होम कार्डर वाले सीट होम कार्डर की ही सीट रहे, कैटेगरी चेंज कर दें, उसका हिसाब बाद में कर लेंगे, लेकिन उस साल कैटेगरी चेंज करके कम से कम इनसाइडर सीट को इनसाइडर सीट ही बनाए रखें। इस कोशिश का नाम है एक्सचेंज सिस्टम। एक्सचेंज सिस्टम में बस एक बात का और ध्यान रखिएगा। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि अगर पीएच कैंडिडेट कोई भी है इस नई पॉलिसी के तहत तो सबसे ऊंची प्रेफरेंस उसको मिलेगी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जनरल की सीट थी, एसटी को शिफ्ट करनी है। कौन से एसटी को करनी है? उसी राज्य के होम कार्डर मानने वाले किसी एसटी को शिफ्ट करनी है। अब मान लीजिए कि उस एसटी वाले ग्रुप में दो लोग अवेलेबल हैं और उनमें जो नंबर 2 पे है वो नंबर 2 वाला व्यक्ति फिजिकली चैलेंज्ड है। तो अगर वो एलिजिबल है तो वो कितना भी पीछे हो वो जंप करके सबसे ऊपर आ जाएगा और वो वाली होम कार्डर की सीट उसको मिल जाएगी, ना कि किसी अन्य व्यक्ति को मिलेगी। बात स्पष्ट है एकदम। जनरल सीट अगर एसटी में गई और एसटी में एलिजिबल कैंडिडेट्स 2 हैं, जिनमें से एक फिजिकली फिट है, एक फिजिकली चैलेंज है। चैलेंज व्यक्ति का रैंक भले ही पीछे हो, ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि वो ऊपर है और वो सीट उसको मिलेगी, ना कि किसी और को मिलेगी। दूसरी बात है कि यदि कोई व्यक्ति एससी, एसटी या ओबीसी है और मान लीजिए खास स्थिति उसके साथ होती है, ये स्थिति कई बार हो जाती है, इसको आप समझेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। वो स्थिति क्या है? मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी में 1 से 100 रैंक तक लोग जो आए हैं वो आईएएस बन गए हैं और इसमें 8वें रैंक पर एक ऐसा व्यक्ति है जो एसटी कैटेगरी से है। उसने एसटी के आरक्षण का प्रयोग अब तक नहीं किया एक बार भी, इसलिए उसको जनरल में ही ट्रीट किया जा रहा है। अब क्योंकि जनरल में ही ट्रीट किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसको जनरल कैटेगरी से ही रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जनरल कैटेगरी से ही कार्डर मिलेगा। अब एज्यूम कीजिए कि 8वें रैंक पर जो व्यक्ति एसटी है, कल्पना कर लीजिए कि वो पंजाब राज्य से है, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक हो गया तो तब भी पंजाब मान लेते हैं इसको। पंजाब कार्डर में जो इनसाइडर सीटें हैं, आप मेरी सारी बात समझ पा रहे हैं? पंजाब राज्य का रहने वाला एक व्यक्ति, हालांकि पंजाब में एसटी थोड़ा सा सुन के अजीब सा लग रहा होगा, हम इसको एससी मान लेते हैं। चलिए, पंजाब राज्य में रहने वाला एक व्यक्ति जो एससी कैटेगरी से है, उसको आईएएस में 8वां रैंक मिला और उसने अभी तक आरक्षण का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया है। अभी तक का मतलब सिविल सेवा परीक्षा में नहीं किया है। कायदे से नियम के तहत इस व्यक्ति को एससी ना मान करके जनरल ही माना जाएगा, यही नियम लागू होता है। हाँ, उसने अगर कहीं यूज़ किया होगा, चाहे प्रीलिम्स में चाहे मेंस में, तब उसको एससी माना जाएगा। अगर उसने कहीं भी आरक्षण का फ़ायदा नहीं उठाया तो उसको जनरल में ट्रीट किया जाएगा, ये नियम है। अब एज्यूम करके देखिए, इनसाइडर सीट पंजाब में इस साल 2 ही हैं, जिनमें से एक जनरल की है और एक एसटी तो है नहीं, ओबीसी की है मान लीजिए, एससी में नहीं है। और ये व्यक्ति है बेसिकली एससी कैटेगरी से, लेकिन सिलेक्ट हुआ है जनरल में, और जनरल में अगर सीट है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें कल्पना थोड़ी बदलते हैं, एक सीट एससी की है और एक ओबीसी की सीट है। अब थोड़ा ज़्यादा आसान एग्जाम्पल हो गया। तो देखिए सिचुएशन क्या बनी। एससी कैटेगरी से बिलोंग करने वाला व्यक्ति जनरल में सिलेक्ट हुआ था, लेकिन संयोग से होम कार्डर के लिए जनरल में सीट अवेलेबल थी ही नहीं। अब इसके पास 2 ऑप्शंस हैं। 2008 में जो ऑप्शन लागू होता था वो ये होता था कि इस एससी सीट को जनरल सीट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसको वो सीट दे दी जाएगी।
आरक्षण नहीं माना जाएगा, जनरल ही माना जाएगा, केवल हम ये सीट कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन 2011 से जो सिस्टम चल रहा है, जो इस नई पॉलिसी में भी सिस्टम चलेगा, वो यही है कि अगर ऐसा हुआ तो इसको आईएएस तो मिल गया जनरल से, लेकिन इसने काडर की प्रेफरेंस के लिए जनरल की जगह एससी होने का फायदा उठाया, तो सरकार क्या करेगी? इस सीट को एससी सीट बना देगी, जो कि एससी सीट में पहले उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। इस व्यक्ति को वो सीट देगी और कागजों में ये लिखा जाएगा कि इस व्यक्ति ने आरक्षण की मदद से ये वाली सीट हासिल की, यानी कि आरक्षित वर्ग की एक सीट यहाँ पर कम होगी और इस व्यक्ति को अपना होम काडर मिल जाएगा। ये सारे के सारे काम करने के बाद एक अंतिम नियम ये है, मान लीजिए कि इन सारे एक्सचेंजेस के बाद भी वो स्थिति नहीं बन पा रही कि हम हर सीट पर उस राज्य का व्यक्ति बैठा सकें, तब क्या होगा? अंतिम स्थिति ये है कि अगर किसी भी तरीके से इनसाइडर सीटों पर उस राज्य के लोग नहीं आ पा रहे, तो अंत में इनसाइडर सीट जो है वो आउटसाइडर वैकेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगले साल उसके बदले इनसाइडर वैकेंसी मिलेगी, नहीं, इसका मतलब ये नहीं। अगले साल कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, नॉट टू बी कैरीड फॉरवर्ड, ये भारत सरकार ने साफ साफ अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे कि कैसे एक्सचेंजेस होते हैं। तो पहला स्टेप क्या एलोकेशन का, जिनको होम कार्डर मिल रहा है उनको दे दो। उसके बाद अगर वैकेंसीज बच गई होम कार्डर में, फिल नहीं हो पा रही है, तो एक्सचेंज कर दो। एक्सचेंज करने का फार्मूला ये रहता है। नंबर 3 पर स्थिति आती है कि आउटसाइडर वैकेंसीज हम कैसे भरें, क्योंकि आउटसाइडर वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं। तो अब समझिए कि आउटसाइडर वैकेंसीज भरने का क्या तरीका है। हाँ, तो अब वो लोग बचे जो आउटसाइडर्स हैं, और अब देखते हैं कि आउटसाइडर वैकेंसीज जो होती हैं कार्डर में, वो कैसे भरी जाती हैं। ये प्रोसेस बड़ा मुश्किल है, मुझे लग रहा है कि आप लोग सुनते सुनते थक गए होंगे, लेकिन अब जो चीज़ें वो आसान है, मुश्किल चीज़ें लगभग खत्म हो चुकी हैं। तो हम एक एजम्पशन ले लेते हैं, क्योंकि आपने देखा कि इनसाइडर वैकेंसीज भर दी पहले हमने, फिर एक्सचेंज सिस्टम से जो इनसाइडर वैकेंसी भरना मुश्किल हो रहा था, कैटेगरी वाइज मैनेज करके उसको भी भर दिया। जो वैकेंसी इनसाइडर की उसके बाद भी नहीं भरी जा सकी, वो बन गई आउटसाइडर वैकेंसी, वो इसमें ऐड हो गई। अब हमारे पास पूरा नंबर है कि किसी राज्य में कितनी आउटसाइडर वैकेंसीज मौजूद हैं। कैसे भरेंगे इसको देखिए। पहले मतलब पिछले साल तक कैसे भरते थे, इस साल से कैसे भरेंगे, दोनों समझते हैं। मान लीजिए कि रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक सभी व्यक्तियों को अपना अपना होम कार्डर मिल गया। मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं, लेकिन मान लीजिए रैंक 11 पे ऐसा व्यक्ति है जिसको अपना होम कार्डर नहीं मिल पा रहा, तो रैंक 11 से हम आउटसाइडर वैकेंसीज भरना शुरू करेंगे। पिछले साल तक क्या होता था कि इस व्यक्ति ने जो रैंक 11 पे है, इसने पूरा 26 राज्यों की प्रेफरेंस भर रखी होती थी। हमने देखा होम कार्डर नहीं मिला, सेकंड प्रेफरेंस देखी खाली है तो दे दिया उसको, फिर थर्ड देखी खाली नहीं था सेकंड तो थर्ड दे दिया, थर्ड खाली नहीं तो फोर्थ स्टेट दे दिया। इस तरह से बांटते थे। मैं उम्मीद करूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए रैंक 11 जो व्यक्ति है, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि वो रहने वाला है, एज्यूम करते हैं कि एमपी का रहने वाला है, वो उसका होम स्टेट है, वो नहीं मिल पाया। उसकी सेकंड प्रेफरेंस क्या है, महाराष्ट्र है। थर्ड प्रेफरेंस उसकी मान लेते हैं छत्तीसगढ़ है। फोर्थ कर्नाटका। पांचवी प्रेफरेंस आगमुट मान लीजिए। अब क्या होगा, एज्यूम कर लीजिए कि ये व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी का है। अब हम क्या करेंगे, नंबर 2 में देखेंगे कि महाराष्ट्र में आउटसाइडर में ओबीसी वैकेंसी है या नहीं। अगर एक भी है तो इस व्यक्ति को मिल जाएगी, यदि नहीं है तो इस समझ लीजिए यहाँ भी नहीं मिला, फिर और नीचे जाएंगे। थर्ड प्रेफरेंस छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में आउटसाइडर में ओबीसी सीट है या नहीं, है तो ये मिल जाएगा, नहीं है तो ये भी नहीं मिलेगा। फिर नीचे कर्नाटक में मान लेते हैं कि ओबीसी में आउटसाइडर वैकेंसी एक है, तो इस व्यक्ति को, क्योंकि इसके ऊपर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, इसे ये सीट मिल गई और इससे कर्नाटक ऑर्डर फिक्स हो गया। ये पिछले साल तक का सिस्टम था। इस साल से क्या हुआ है,
इस साल से ये हुआ है कि इसकी जो प्रेफरेंसेस देखी जाएंगी, सबसे पहले देखेंगे जोन 1 में फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। यहाँ ध्यान रखना है, जोन 1 का मतलब जो 5 जोन मैं बता रहा था वो नहीं। जोन 1 का मतलब सबसे पहली प्रेफरेंस का जो जोन इस व्यक्ति का है, उस जोन में इसकी पहली प्रेफरेंस क्या है। हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ चीज़ें, उससे बात समझना आसान हो जाएगा। पहले हम एक चित्र बना के देख लें। जोन 3 1 2 3 4, जोन 4 1 2 3 4। हमें चित्र बना के देखते हैं। मान लीजिए उसकी प्रेफरेंस में जोन 1 वो वाला जोन है जो दक्षिण भारत का जोन है। हम आसान भाषा में करते हैं, साउथ। उसके दृष्टिकोण से जो उसका सेकंड जोन है वो मान लेते हैं वेस्ट वाला है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है और छत्तीसगढ़ है और एमपी है। जोन 3 हम उसके हिसाब से मान लेते हैं जो कि नॉर्थ वाला है। नॉर्थ का मतलब जो आगमुट से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, उत्तराखंड, आगमुट, ये सब है। जोन 4 हम उसका मान लेते हैं जो नॉर्थ ईस्ट वाला मान लीजिए। मान लेते हैं कि उसने इस तरह से प्रेफरेंसेस भरी हुई हैं। इन 4 जोन के अलावा एक जोन 5वां बचा जो ईस्ट वाला मान सकते हैं, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड और ओडिशा 4 राज्य हैं। अगर इसकी प्रेफरेंसेस ऐसी हैं, अब क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि इनसाइडर में तो उसको मिला नहीं, आउटसाइडर में देखना है। जोन 1 में फर्स्ट प्रेफरेंस तो मान लेते हैं कि उसकी होम स्टेट की ही प्रेफरेंस थी, वो छोड़ दीजिए, वो तो नहीं मिली। अब जब देखेंगे कि इसको क्या दें, तो सबसे पहले देखेंगे जोन 2 में इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। जोन 2 क्योंकि वेस्ट का है, तो एज्यूम करते हैं कि इसने सबसे पहले महाराष्ट्र को भरा था। अगर महाराष्ट्र में वैकेंसी हुई उसकी कैटेगरी में आउटसाइडर वैकेंसी, तो उसे मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादा अच्छा समझने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसको वो सीट नहीं मिल पाई, क्योंकि वो सीट थी नहीं वहाँ पर। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, जैसे पहली बात मैंने कही, अगर साउथ जोन उसका फर्स्ट प्रेफरेंस का जोन है, तो स्टेट 1 के बाद स्टेट 2 नहीं देखेंगे, उसके बाद जोन चेंज करेंगे। यानी फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ जोन 1, उसके बाद फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ जोन 2, फिर फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ जोन 3, फर्स्ट ऑफ जोन 4, फर्स्ट ऑफ जोन 5, फिर सेकंड, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, फिर थर्ड। इस क्रम में देखेंगे। और इसका मतलब अगर जोन 1 में पहली प्रेफरेंस मान लीजिए तेलंगाना थी, तेलंगाना नहीं मिला, तो जोन 2 की पहली प्रेफरेंस महाराष्ट्र, ये मिल सकता है। अगर महाराष्ट्र भी नहीं मिला तो मध्य प्रदेश नहीं मिलेगा। फिर जोन 3 जो नॉर्थ वाला है, और नॉर्थ वाले में हो सकता है कि उसने सबसे ऊपर रख रखा हो राजस्थान को। राजस्थान में शायद सीट अवेलेबल है, तो उसको राजस्थान का ऑर्डर मिल जाएगा। जो समझने की बात है, पिछले साल तक तय हो रहा था कि आप 26 स्टेट्स को अपने हिसाब से नंबर में डाल दीजिए। अब स्थिति ये है कि स्वाभाविक बात यह है कि तेलंगाना के व्यक्ति के सेकंड प्रेफरेंस आंध्र प्रदेश होनी चाहिए, या हो सकता है कर्नाटक होनी चाहिए, तमिलनाडु हो, केरल हो। उस जोन में उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद सीधे उसको आना पड़ेगा महाराष्ट्र की तरफ। अगर महाराष्ट्र नहीं मिला तो गुजरात नहीं मिलेगा, फिर थर्ड जोन में आना पड़ेगा। और इस तरह से अगर इन 5 में कुछ नहीं मिल पाया तो सेकंड से शुरू हो जाएगा, सेकंड चलता जाएगा। अगर 5 सेकंड में कुछ नहीं मिला तो थर्ड शुरू होगा, 5 थर्ड में कुछ नहीं मिला तो फोर्थ शुरू होगा। और इस तरह से जहां जाके उसको एक ऑर्डर मिल जाएगा, वहां उसकी एडजस्टमेंट मान ली जाएगी। ये तरीका है। आउटसाइडर वैकेंसीज के मामले में 2-3 नियम और बड़े रोचक नियम हैं, जो नए नियम आए हैं, उनको थोड़ा सा और समझ लें और उसके बाद हमारी बात खत्म हो जाएगी। दूसरा नियम है जिसका संबंध होम कार्डर के साथ है। इसके लिए आपको एक कल्पना करनी होगी। जैसे कल्पना करते हैं कि मैं रहने वाला महाराष्ट्र का हूं, लेकिन मैंने महाराष्ट्र को यानी अपने होम स्टेट को पहली प्रेफरेंस पे नहीं रखा, यानी फर्स्ट जोन की फर्स्ट प्रेफरेंस पे नहीं रखा, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र में काम करने की कोई खास इच्छा नहीं है। मतलब नॉर्मल है, वहाँ कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ।
तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में गुजरात को रख दिया और सेकंड प्रेफरेंस में मान लेते हैं महाराष्ट्र को रखा। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सेकंड या किसी भी और प्रेफरेंस पर रखते ही होम स्टेट की वैल्यू खत्म हो जाती है, आप इनसाइडर कैडर के लिए एलिजिबल ही नहीं रह जाते। अब एक कल्पना कीजिए कि मैंने होम कैडर को फर्स्ट प्रेफरेंस पे नहीं रखा, मैंने होम कैडर को अपने प्रेफरेंस के जोन 1 में सेकंड प्रेफरेंस पे रखा हुआ था, अपनी पर्सनल वजहों से रखा हुआ था। कुछ लोग चालाकी भी कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि इनसाइडर सीटें 1/3 होती हैं, आउटसाइडर 2/3 हैं। अगर मैं अपने ही होम स्टेट को नंबर 2 पे रख दूं तो वो मिलने की संभावना बढ़ जाती है, और नंबर 1 पे ऐसा कैडर रखूं जहां सीटें होती बहुत कम है। तो कुछ लोग ऐसी चालाकी करने का प्रयास कर सकते हैं। इस चालाकी की संभावनाओं को जड़ से खत्म करने के लिए एक नया सिस्टम, नया क्या पहले भी सिस्टम था, वो ये है कि आउटसाइडर वैकेंसीज को चेक करते हुए अगर बीच में किसी का होम कैडर आ गया तो उस पर विचार ही नहीं किया जाएगा, इट शैल बी इग्नोर्ड, यानी इसको क्रॉस कर देंगे। हम इस एग्जांपल में देखें, जोन 1 में पहली सीट नहीं मिली, जोन 2 में पहला नहीं मिला, ये सारा का सारा नहीं मिला मान लेते हैं। फिर जोन 1 का नंबर आया, उसमें सेकंड पर मैंने अपना होम स्टेट भरा हुआ था। जैसे ही मेरा होम स्टेट आएगा वहीं इसको इग्नोर कर दिया जाएगा और अगले जोन के अगली चॉइस पे पहुंच जाएंगे। होम स्टेट मिलेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो फर्स्ट जोन की फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं लिखा हुआ है। अब इसमें थोड़ी सी और खतरनाक स्थिति सोचते हैं। खतरनाक स्थिति ये है कि कोई एक व्यक्ति है जिसके कैडर एलोकेशन में कोई रास्ता बच ही नहीं रहा, वो लास्ट व्यक्ति है, लास्ट इंडिविजुअल है, और जो लास्ट सीट बची हुई है कैडर की वो उसके होम स्टेट की ही सीट है। ये भी तो हो सकता है। सरकार जब नियम बनाती है तो बहुत दूर तक सोच के बनाती है कि क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए कि 100 लोग आईएएस बने, उसका 100वां ही रैंक है आईएएस के अंदर, 99 लोगों को कैडर्स मिल चुके हैं, 100वां व्यक्ति है, होम स्टेट मिला नहीं था, उसने होम स्टेट को नंबर 1 पे लिखा भी नहीं था, आउटसाइडर में मिल रहा है, और जो 100वीं सीट बची हुई है संयोग से उसी राज्य की बची हुई है जो राज्य उसका होम स्टेट है, जबकि उसने होम स्टेट को नंबर 1 पे भरा भी नहीं था। अब ऐसे में क्या करें? तो सरकार ने इस नए पॉलिसी डॉक्यूमेंट में स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में भी इसको होम स्टेट नहीं देंगे, और तब क्या करेंगे? तब एक एक्सचेंज करेंगे। इस एक्सचेंज को आप स्वैपिंग कह सकते हैं। सरकार ने भी स्वैपिंग ही शब्द इसके लिए लिखा है। स्वैपिंग का मतलब इसका ये उसका वो, दो का चेंज कर देना आपस में। तो क्या करेंगे उसके लिए? मान लीजिए 100वें रैंक वाले व्यक्ति का हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसका होम स्टेट J&K है और J&K की ही सीट खाली है। तो क्या करेंगे? इसके ऊपर का रैंक देखेंगे, 99 रैंक देखेंगे। 99 रैंक मान लेते हैं कि वो केरल का रहने वाला है और उसे जो कैडर मिला है वो हिमाचल प्रदेश मिला है। अब क्योंकि केरल और हिमाचल प्रदेश ये दोनों राज्य जम्मू कश्मीर से अलग हैं, तो क्या करेंगे? 100वें रैंक वाले व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश दे देंगे, 99 वाले व्यक्ति को जम्मू कश्मीर दे देंगे। यानी अगर आखिरी व्यक्ति को होम कैडर मिलने की स्थिति बनती है क्योंकि कोई दूसरा कैडर बचा नहीं है, तो उससे ऊपर का रैंक जो एकदम निकटतम रैंक है, जो नियरेस्ट रैंक है, वो रैंक जिसका होम स्टेट और एलोकेटेड स्टेट या एलोटेड स्टेट अलग है, उसके होम स्टेट से एकदम अलग है, उसके साथ स्वैपिंग करेंगे। मान लीजिए ये व्यक्ति रहने वाला जम्मू कश्मीर का होता, तब ऐसा नहीं करेंगे। अगर ये भी जम्मू कश्मीर का और उसको हिमाचल मिल रहा है, आपने इसको जम्मू कश्मीर दे दिया इससे लेके, तो बात तो वही हो गई, होम कैडर मिल गया। तो अगर उसके ऊपर वाला मान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला ही है, तो उस केस में ये नियम लागू नहीं होगा। उस केस में और ऊपर जाएंगे, 98 देखेंगे, 98 पे ऐसा व्यक्ति मिल गया हमें, जो व्यक्ति रहने वाला है, हम एज्यूम कर लें कि छत्तीसगढ़ का है, उसका कैडर जो उसको मिला है वो हरियाणा कैडर मिला है। तो क्या करेंगे? 100वें रैंक के कैडर को हम स्वाइप कर देंगे 98वें रैंक के साथ।
98 वाले को मिल जाएगा जम्मू कश्मीर और 100वें को मिल जाएगा हरियाणा कैडर। लेकिन किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को होम कैडर मिल जाए। आउटसाइडर वैकेंसी का अंतिम नियम जो मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ, वो है जो फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति है। हर फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति को ऑप्शन है कि वो एक एडिशनल कैडर भरेगा होम कैडर के एकदम बाद। उसमें नियम क्या है, जोन 1 जो उसकी प्रेफरेंस का है उसमें नंबर 2 पर वो आना चाहिए। जोन 1 में नंबर 1 पर कौन सा आएगा, होम कैडर। होम कैडर नहीं भरता है तो एडिशनल को नंबर 1 पे ले आएगा। अगर होम कैडर भर रहा है तो नंबर 2 पर, उसी जोन में, जोन 1 नंबर 2 पे जो आएगा वो एडिशनल कैडर होगा। और ध्यान रखना है, फिजिकली चैलेंज व्यक्तियों को एक उपहार दिया गया है जो दरअसल दिया ही जाना चाहिए उनको, और वो ये है कि यदि फिजिकली चैलेंज व्यक्ति को अपना होम स्टेट नहीं मिल पाया तो उसको एडिशनल चॉइस तो देनी ही होगी। ये भारत सरकार करने के लिए बाध्य है। इसका मतलब फिजिकली चैलेंज व्यक्ति को सिर्फ 2 कैडर्स भरने, बेसिकली एक होम स्टेट एक एडिशनल। उसे इन 2 में से एक ना एक मिलेगा ही मिलेगा। होम स्टेट मिल गया तो ठीक, वरना एडिशनल तो मिलना ही मिलना है। इसमें कोई किसी तरह की संभावना नहीं बची है। इस तरह से सारे कैडर्स हम अलॉट कर देते हैं, और जब सारे के सारे कैडर्स अलॉट कर देते हैं तो बचते हैं केवल वो लोग जिन्होंने सिलेक्टिव प्रेफरेंसेस भरी थी, पूरी प्रेफरेंसेस भरी नहीं थी। उन सिलेक्टिव प्रेफरेंस वाले व्यक्तियों को कैडर्स अलॉट करने के लिए, एलोकेट करने के लिए हमें कुछ और छोटी मोटी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। वो कौन सी बातें हैं, लास्ट बात ये देख लीजिए। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि मैंने 26 में से 18 कैडर्स भरे, 8 को भरा ही नहीं। एक तो जोन ही नहीं भरा और एक जोन में से 2-3 कैडर्स को नहीं भरा। ऐसे करके 8 स्टेट्स को मैंने छोड़ दिया। और संभावना ऐसी बनी कि इन 18 की 18 में मेरा नंबर नहीं आया, क्योंकि उन 18 की डिमांड ज़्यादा थी और मेरा रैंक पीछे था। मुझसे ऊपर के रैंक वालों ने अपनी ऊपर की प्रेफरेंसेस में इन सारे राज्यों को भरा हुआ था, इसलिए वो सब लेके चले गए। और जब मेरा नंबर आया तो इन 18 में से मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया। जैसे ही सरकार देखेगी कि 18 के बाद मैंने भरा ही नहीं है, ये एज्यूम कर लेंगे कि मेरे लिए बाकी सब कैडर्स एकदम इक्वल हैं। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे बाकी 8 में से कौन सा कैडर मिलेगा, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मान लीजिए मेरा रैंक कौन सा है, 80 रैंक है। अब वो क्या करेंगे, अब वो 81 से लेकर 100 रैंक तक, हम एज्यूम करते हैं कि 100 ही रैंक तक IAS बने हैं लोग इस बार। 81 से 100 तक पहले कैडर्स बांटेंगे, मेरा कैडर छोड़ देंगे। और 81 से 100 तक देखा कि इनमें से लगभग 15 लोगों ने पूरे पूरे कैडर्स भरे हुए हैं। जो 8 मैंने नहीं भरे थे, इनमें से कुछ ने उनको ऊपर भरा हुआ है। उनको वो सब कैडर्स दे देंगे जो इनके चॉइस के कैडर्स हैं, जो उनको मिलते हैं मिल जाएंगे। अंत में लास्ट में क्या करेंगे, कल्पना कीजिए कि ऐसे 3 लोग थे जिन्होंने सिलेक्टिव प्रेफरेंसेस भरी हुई थी या लिमिटेड प्रेफरेंसेस भरी हुई थी, पूरा नहीं भरा हुआ था, और 3 ही कैडर्स बचे हुए हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 3 से ज़्यादा सीटें बची रह जाएं, क्योंकि जब PH कैंडिडेट को हम एक एडिशनल सीट देते हैं किसी राज्य में, तो किसी राज्य में सीट बच भी जाती है। अभी जो 3 सीटें बची हैं, ये मान लिया जाएगा कि ये इन 3 व्यक्तियों को मिलनी है और इनकी कोई चॉइस नहीं थी, इन्हें कुछ भी मिल जाए काम चल जाएगा। और इन 3 में सोच लीजिए कि 3 सीटें हैं, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाया जाएगा। पहली सीट है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी सीट है नागालैंड, तीसरी सीट है केरला। 3 ही सीटें हैं, तो उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे। तो केरल को नंबर 2 पर ले आएंगे, नागालैंड को नंबर 3 पर ले जाएंगे, जम्मू कश्मीर को नंबर 1 पर ले लेंगे। अब ये जो 3 लोग हैं, इनका रैंक देखेंगे, कैटेगरी भी देखेंगे। अगर जम्मू कश्मीर की सीट मान लेते हैं कि जनरल की है, मानते हैं कि ये भी जनरल है, मान लेते हैं कि ये भी जनरल सीट है, और ये तीनों भी जनरल लोग हैं, इनका रैंक देखेंगे। एक का रैंक है 80, एक का है 88, एक का है 93। 80 रैंक वाले व्यक्ति को मिल जाएगा जम्मू कश्मीर,
88 वाले को मिल जाएगा केरल और 93 वाले को मिल जाएगा नागालैंड। इस तरीके से लिमिटेड प्रेफरेंस भरने वाले व्यक्तियों को अंत में जो बचे हुए कैडर्स होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनके रैंक के हिसाब से मिलते जाते हैं। बस एक अंतिम बात ध्यान रखनी कि इस एलोकेशन में पहले जनरल कैटेगरी को कैडर्स मिलते हैं और उसके बाद SC ST को मिलते हैं। इससे पीछे का तर्क थोड़ा सा जटिल है, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझें कि सिस्टम भारत सरकार ने बना रखा है। उनका तर्क इसके पीछे सरल सा ये होता है कि SC ST जनरल में कन्वर्ट हो सकते हैं, OBC भी, जबकि जनरल SC ST में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो ऊपर के रैंक वाला व्यक्ति ऊपर रहे प्रेफरेंस में, इसलिए पहले जनरल को कैडर बांटते हैं। ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, शायद समझने में दिक्कत है, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझें कि नियम के तहत जब सिलेक्टिव प्रेफरेंस के कैडर्स बांटते हैं तो पहले जनरल के बांटते हैं और बाद में SC ST OBC के। अब अंतिम बात है, अंतिम बात यह है कि इन सारे तथ्यों को ध्यान रखते हुए हम अपनी प्रेफरेंसेस कैसे भरें, क्योंकि अब तो समय आ गया है और जिनका इस साल नहीं आया उनका अगले साल आएगा, उनको तो प्रेफरेंस भरनी होगी, इस जोनल सिस्टम में भरनी होगी। इसमें 2-3 पॉइंट्स पर केवल ध्यान देने की जरूरत है। पहला सवाल है कि हम सारे जोन भरें या सारे ना भरें। और दूसरा, किसी एक जोन के अंदर जितने स्टेट्स हैं वो सारे स्टेट्स भरें या सारे कैडर्स भरें। या सिलेक्टिव रहे। देखिए, एक तो जो ट्रेडिशनल तरीका है वो तो यही कहता है कि आप कुछ भी छोड़िए मत, प्रेफरेंसेस लिख दीजिए। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है। मैं पहले ही आपसे कह रहा हूं, डिस्क्लेमर लगा रहा हूं कि मेरी राय को आप उतना ही माने जितना आपको ठीक लगे। ऐसा हो सकता है कि इस राय को मानने से फायदा हो, नुकसान भी हो सकता है, इसलिए उतना ही मानिए जितना आपको कन्विंसिंग लगे बात। मेरी व्यक्तिगत समझ ये कहती है कि हमें सारे जोन्स और सारे स्टेट्स नहीं भरने चाहिए। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके बताऊं कि एज्यूम कर लेते हैं कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और कोई मुझसे पूछता है कि आप कहाँ काम करना चाहते हैं, मैं कहूँगा कि मैं दिल्ली में काम करना चाहता हूँ, मैं दिल्ली के आसपास काम करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे दिक्कत नहीं है दक्षिण भारत जाने में, नॉर्थ ईस्ट जाने में दिक्कत नहीं है। कोई पूछे कि दक्षिण भारत के 5 राज्यों में से किस में जाना चाहेंगे, मैं कहूँगा मेरे लिए पांचों बराबर हैं। अगर मेरे लिए पांचों बराबर हैं तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरा तेलंगाना में हुआ या केरल में हुआ। नॉर्थ ईस्ट अगर मैं जाऊँगा तो मेरे लिए नागालैंड से लेकर त्रिपुरा तक सब बराबर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ गया। मैं जाना चाह नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर गया तो कहीं भी चला जाऊँ, फर्क नहीं पड़ता है। अब एज्यूम कीजिए, अगर मैंने जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 पांचों भरे तो क्या होगा? जोन 1 में फर्स्ट प्रेफरेंस अगर नहीं मिलेगी तो जोन 2 में जाएंगे, यहां नहीं मिलेगी तो यहां, 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 ऐसे। और इस बात का बहुत खतरा है कि अगर जोन 1 में नहीं मिला शायद 2 में मिल जाए, 2 में नहीं मिला 3 में मिल जाए, 4 और 5 में मिलने का तो पूरा खतरा है कि मिल ही जाएगा, क्योंकि आउटसाइडर वैकेंसी ज्यादा होती है और वहां कम लोगों ने शायद भरा होता है। अगर मैं चाहूं कि मुझे जोन 1 में सेकंड प्रेफरेंस मिल जाए बजाय इसके कि जोन 2 की फर्स्ट प्रेफरेंस मिले, तो आप इसको यूं समझें कि मैंने नंबर 1 पर मान लीजिए दिल्ली भरा या आगमुट भरा, मतलब नंबर 2 पर भरा हरियाणा, नंबर 3 पर मैंने भर दिया पंजाब, नंबर 4 पर राजस्थान भर दिया। जोन 2 में मान लेते हैं कि मैंने यूपी से शुरुआत की और फिर बिहार भर दिया और फिर झारखंड भर दिया, ठीक। जोन 3 में मैंने भरा महाराष्ट्र, नंबर 2 पर गुजरात भर दिया और नंबर 3 पर एमपी भरा, नंबर 4 पर छत्तीसगढ़ भर दिया।
मैं जनरली इन राज्यों से बाहर जाने के मूड में नहीं हूँ और मुझे लगता है कि जोन 4 में जाऊँ क्या फ़ायदा होगा, मेरी वहाँ भाषा अलग है, मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है। होना चाहिए, पूरे देश को एक समझना चाहिए, लेकिन किसी का इंडिविजुअल मामला है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है। कल्पना कीजिए कि अगर मैं ये वाले दोनों जोन भरता ही नहीं हूँ तो इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि जब 1, 2, 3 देखेंगे कि भाई दिल्ली आगमोट नहीं मिल पा रहा, कोई बात नहीं, यूपी मिल जाएगा, नहीं मिल पा रहा कोई बात नहीं, महाराष्ट्र मिल जाए, मेरी पसंद है। मतलब हरियाणा जितनी पसंद बेशक ना हो, लेकिन नापसंद भी नहीं है। अगर महाराष्ट्र नहीं मिला तो सीधे नंबर हरियाणा का आएगा, हरियाणा नहीं मिला तो बिहार का नंबर आ जाएगा, बिहार नहीं मिला तो गुजरात का आएगा, ये नहीं मिला तो नंबर आ जाएगा पंजाब का। और मैं कुल मिला के उन्हीं राज्यों में घूम रहा हूं जिन 10-15 राज्यों को मैं पसंद करता हूं। इसमें खतरा सिर्फ इतना है कि अगर इन सब में नहीं मिल पाया तो जोन 4 और जोन 5 में से कुछ मिलेगा। और यदि मेरे लिए जोन 4 और जोन 5 एकदम इक्वल हैं, उनमें किसी भी राज्य से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे आप मणिपुर भेज देंगे या तमिलनाडु भेज देंगे या केरल भेज देंगे या त्रिपुरा भेज देंगे, मैं सबको इक्वल मान के चल रहा हूँ। मैं इनमें से किसी में भी जाने के मूड में नहीं हूँ, पर जाना पड़ेगा तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि वो त्रिपुरा है या केरल है, फिर मुझे एक जैसे लग रहे हैं। मेरी समझ ये कहती है कि अगर आप कार्डर सिलेक्टिव भरेंगे तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आपको अच्छा कार्डर मिल जाए। हाँ, वो खतरा ज़रूर है कि लास्ट में कुछ लोगों को तुक्का झेलना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से इससे बेनिफिट ज़्यादा है। तो अगर मैं भरता कार्डर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा भरें, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये करता, शायद 3 जोन भरता या मैक्सिमम 4 जोन तक जाता, 1 जोन छोड़ देता। और जो भी जोन भरता, ऐसा नहीं कि इसमें सारे स्टेट भर दूं। जैसे जोन 1 में मान लेते हैं कि मैंने आगमुट से शुरू किया, मुझे उस जोन में हर राज्य ठीक लग रहा है, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर जाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं डरता हूँ जम्मू कश्मीर से, मान लेते हैं मैं आतंकवाद से डरता हूँ और मैं नहीं जाना चाहता। अगर किसी के मन में ये भाव है, किसी उम्मीदवार को लगता है कि जम्मू कश्मीर नहीं जाऊँगा, छत्तीसगढ़ नहीं जाऊँगा, बाकी सब ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे जोन 1 में सारे स्टेट्स भरने चाहिए 6 तक, लेकिन 7वें नंबर पर जो J&K भरने की जरूरत है वो खाली छोड़ देना चाहिए। इसी तरह से जोन 2 में उसने जो भी चुना, जैसे जोन 2 में मान लेते हैं कि हमने चुन लिया यूपी, बिहार वाला चुन लिया, यूपी ठीक लग रहा है, बिहार ठीक लग रहा है, झारखंड ठीक लग रहा है। मान लीजिए कि मुझे ओडिशा को लेकर सहजता महसूस नहीं होती क्योंकि मेरी भाषा अलग हो जाती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सेकंड नंबर पर रखूँ उसी जोन को, जोन 2 को रखूँ, यूपी भर दूँ, बिहार भर दूँ, झारखंड भर दूँ, नंबर 4 पर जो ओडिशा आने वाला है उसको ना भरूँ। और मेरी प्रेफरेंस लिस्ट कुल मिला के कितनी है? जोन 1 में 7 में से 6 राज्य हैं, वो मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस है। जोन 2 मैंने वही रखा, यूपी बिहार वाला, किंतु 4 में से 3 को रखा। जोन 3 मैंने महाराष्ट्र वाला रखा, उसमें चारों राज्यों को रखा, क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ से दिक्कत कम लगती है। अगर दिक्कत है तो वो भी छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने महाराष्ट्र भरा, गुजरात भरा, मध्य प्रदेश भरा, चौथा छोड़ दिया। जोन 4 अगर मुझे पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट से दिक्कत है, मैंने छोड़ दिया पूरा कि जो होगा देखा जाएगा, मैं नहीं भरूंगा। और जोन 5 अगर मुझे दक्षिण भारत से दिक्कत नहीं है तो मैंने उसको लिया, दिक्कत है तो छोड़ दिया। और मैं ये भी कर सकता हूँ कि जोन 5 यानी दक्षिण भारत वाला लूँ, प्रेफरेंस में नंबर 4 पे उसको रख दूँ और उसमें केवल एक स्टेट तेलंगाना भर दूँ, क्योंकि मुझे तेलंगाना ठीक लगता है, बाकी राज्य मुझे वहाँ पर अच्छे नहीं लगते, अगर किसी के मन में ऐसा भाव हो तो। 90% से ऊपर चांसेस इस बात के हैं कि आपको इन राज्यों में से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। 10% खतरा है, 10% खतरा हमेशा था, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। इस वीडियो के अंत में हम एक लिस्ट आपको ग्राफिक्स के रूप में दिखा रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पर, कि यदि उत्तर भारत का कोई व्यक्ति प्रेफरेंस भरना चाहे तो एक तरीका ये हो सकता है भरने का, लेकिन अंतिम फैसला आप खुद कीजिएगा। मेरी पूरी सलाह का निचोड़ ये है कि 5 में से कम 3 जोन प्रेफर करें, 4 तक भी कर सकते हैं, 5 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस केस में आप
खुद इस बात की संभावना बढ़ा रही हैं कि आपको कार्डर ऐसा मिले जो आपकी पसंद का नहीं है। जो ऊपर के 3 या 4 जोन आपने भरे हैं, उन जोन में उन सब राज्यों को प्रेफरेंस लिस्ट में डालिए जहां आप जाना चाहते हैं। जिसमें एकदम नहीं जाना चाहते उसको प्रेफरेंस से हटा दीजिए। उसका नंबर केवल तब आए जब सारे स्टेट्स मिलने के बाद आपका नंबर नहीं आ पाया, तो अंत में जाके आपको वहां भेजा गया। ये 90% चांसेस यही मान के चलिए कि पहले ही कहीं ना कहीं कोई स्टेट आपको मिल जाएगा, वो बेहतर होगा। बातचीत समाप्त हुई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। बहुत जटिल मुद्दा था, बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है, लेकिन आप लोग भी इंटरव्यू देने वाले हैं, आप लोग भी कम योग्य नहीं हैं, तो मेरे ख्याल से समझ ही रहे होंगे। कोई दिक्कत है तो प्रश्न आप कमेंट में भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसका उत्तर देकर बात को समझा सकें। धन्यवाद।